एपिसोड के शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर डजाई के बारे में बताया जाता है, जो यहाँ आया रहता है टपकने के लिए। और ये साल है 1948। ये अपने लवर के साथ यहाँ आया रहता है ताकि ये दोनों साथ में टपक सके, और ये इसकी लवर रहती है। असल में हमारा डजाई इसका सेंसे रहता है, तो इन दोनों ने प्रॉमिस किया होता है जिएंगे साथ में और टपकेंगे साथ में। तो यहाँ पर वो लोग यही करने आए होते हैं और एक दूसरे को धागा भी बांध रहे होते हैं ताकि वो टपकने के बाद साथ मिल सके। लेकिन हमारे जो लेजेंड ट्रक ड्राइवर रहते हैं वो बीच में आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में उड़ा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डजाई की आंख खुलती है और अपने आप को देख के कहता है यार मैं जिंदा हूँ क्या। लेकिन नहीं, यहाँ का जो आर्किटेक्चर काफी ज्यादा अलग लग रहा है। क्या मैं आफ्टर लाइफ में आ चुका हूँ? उसके बाद वो चारों तरफ देखने लगता है कि ये तो बिल्कुल चर्च जैसी जगह लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आफ्टर लाइफ में आ चुका हूँ। तब पीछे से एक आवाज आती है और कहती है कि तुम आफ्टर लाइफ में नहीं आए हो, तुम्हारा स्वागत है एडवेंचरर। और इनका नाम रहता है एनेट। कह रही होती है कि तुम्हें इस दुनिया में लाया गया है। फिर वो जाती है खिड़की के पास में और कहती है कि तुम्हें यहाँ लाया गया है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसी दुनिया है। दासाई जाता है और देखता है ये दुनिया तो बिल्कुल अलग है। मतलब ये इंसानों की दुनिया नहीं रहती, यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। और हमारे डाई को यहाँ पे एडवेंचर के तौर पे लाया गया है ताकि वो इस दुनिया को मॉन्स्टर से बचा पाए। लेकिन हमारे डजाई को यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे तो बस शांति से टपकना था और कुछ भी नहीं। और ये बात वो एनेट को बता रहा है कि देखो मैं इन सभी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन एनेट अपनी बात खत्म करने जा रही होती है और उसे कहती है कि देखो तुम यहाँ एडवेंचर बनने के लिए लाए गए हो। लेकिन तब तक उसे आवाज आती है और देखती है कि इसने तो बहुत सारी गोलियां खा ली होती है और ये स्लीपिंग पिल्स रहती है और तुरंत ही अपने मैजिक से इसे हील करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि बंदा टपकना चाहता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर तुम्हें दूसरा जन्म दिया गया है, मतलब ऐसा दूसरा जिंदगी दिया गया है, तुम क्यों मरना चाहते हो। और कह रहा होता है कि मैं बस शांति से टपकना चाहता हूँ, मुझे सब एडवेंचर वाली चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये ऐसे गिरे हुए दवाइयाँ भी खा रहा होता है क्योंकि इसे अपने लवर को ढूंढना था। तब वो बताती है कि देखो तुम्हारी लवर जो है कहीं चली गई है, तुम्हें चुना गया है एक एडवेंचर के तौर पे। क्या तुम्हें याद है वो ट्रक तुम्हें जो हिट किया था? वो कहता है कि हाँ मुझे एक ट्रक तो याद है, लेकिन उसने हम दोनों को साथ में हिट कर दिया था। तब वो ट्रक के बारे में बता रही होती है कि वो कोई ट्रक नॉर्मल ट्रक नहीं है। असल में जो हमारे जैसे इंसान रहते हैं, नॉर्मल इंसान जो अपने जिंदगी से परेशान रहते हैं, लेजेंड ट्रक ड्राइवर जिंदगी से परेशान रहने वाले करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को चुनते हैं ताकि उसे टक्कर मार सके। टक्कर मारने के बाद दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट कर सके ताकि दूसरी दुनिया में दूसरी जिंदगी शुरू कर सके और खुश रहे। मगर डाजाई को इससे कोई भी मतलब नहीं, वो तो बस शांति से टपकना चाहता था और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो कह रहा होता है कि एक तो मैं अपने लवर के साथ जा रहा था आराम से टपकने के लिए, लेकिन तुम्हारे ट्रक ड्राइवर ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। वो ट्रक ड्राइवर मुझे मिला तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे एनेट को समझ नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों है, मतलब किसी एडवेंचर ने ऐसा कभी नहीं बोला। सब उल्टा खुश हो जाते हैं, लेकिन ये सोचती है खैर छोड़ो इसके स्टेटस को देखती हूँ। मगर बंदे का स्टेटस कुछ खास नहीं रहता है, ऊपर से ये बंदा पॉइजन में रहता है। तब ये समझ चुकी थी कि ज्यादा दिन का टिकने नहीं वाला है। दिन तो क्या, ये कुछ ही घंटे में यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर इतने खतरनाक है और इसका स्टेटस भी उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। आखिर ये कैसे सरवाइव करेगा? डाजाई को भी स्टेटस से कोई मतलब नहीं रहता। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये कहता है कि नहीं मुझे मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जाने लगता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ती है और कह रही होती है कि रुक जाओ, कम से कम अपना क्लास तो चूज कर लो, क्योंकि एडवेंचर्स को अपना क्लास चूज करना रहता है। लेकिन डाजाई को क्लास चूज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि ये आराम से कोना पकड़ कर टपकने की कोशिश करने वाला था। तो वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मेरा इन सभी चीजों में से कोई वास्ता नहीं है। सो यहाँ पे एनेट को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है और वो समझ रही होती है कि मेरी पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही बिता दी, मतलब मैं हमेशा एक ही लाइन बोला करती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई गेम की एनपीसी हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। मैं लाइन बोलती थी, एडवेंचर्स आते थे, मैं उन्हें मोटिवेट करती थी, फिर वो चले जाते थे। लेकिन आज डाजाई को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कोई एनपीसी नहीं हूँ। पता नहीं आज इसे देखने के बाद मेरा दिल इतना जोरों के साथ क्यों धड़क रहा है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही काम करती थी, लेकिन ये बाकी लोगों जैसा नहीं है, ये बाकी एडवेंचर्स से बहुत ज्यादा अलग है। और यही चीज सोच के इसका दिल तेजी के साथ धड़क रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर डजाई के लिए फीलिंग आया रहता है। पर लेकिन ये जब तक सोचता है तब तक डजाई यहाँ से जाने लगता है। वो कह रही होती है कि रुक जाओ, कम से कम अपना क्लास तो चूज करके जाओ। डजाई कह रहा होता है कि मुझे कोई क्लास की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक ऑर्थर हूँ। अब डजाई को लेके इसके मन में अच्छी सी फीलिंग आ चुकी रहती है और सीन कट होता है। हम देखते हैं डजाई जा रहा होता है और उसे पता नहीं होता कि बोर्ड में क्या लिखा है और वो अपने पिल्स भी खा रहा होता है। और अचानक से एक चीज आती है और उसके दिमाग को स्ट्राइक कर देती है और ये सीधा जाके उसके दिमाग में लगती है। तो इसके दिमाग में उसे आवाज आने लगती है कि लेवल 1 हो चुका है और आपके पास एक पावर आ चुकी है। इसका दिमाग एकदम खराब हो रहा होता है कि आखिर ये क्या आवाज है और मेरे दिमाग में ये सब चीजें क्यों बज रही है। तब चिल्लाने की आवाज आती है और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने एक लड़की को पकड़ लिया रहता है और डजाई भी उसके सामने खड़ा हुआ रहता है। असल में ये मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए जा रहा होता है और ये लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है कि प्लीज मुझे बचाओ। और वो मॉन्स्टर के जो रूट्स रहते हैं वो कहीं और घुस रहे होते हैं। डाई नीचे से देख के मजे भी ले रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या नजारा है, मजा ही आ गया। और इस लड़की का नाम रहता है तमा और ये कह रही कि प्लीज मुझे
बचाओ, लेकिन डाई तो यहाँ खुद टपकने आया है। उसे ऐसे देख के डाई को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, तो यहाँ कुछ भी कोशिश नहीं करता उसे बचाने की, उल्टा वो कहता है कि मुझे भी उठा लो। तो पेड़ उसकी बात सुन के उसे भी उठा लेता है। डाजाई तो यहाँ पूरा खुश होता है। उसके बाद तमा बता रही होती है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, ये हमारे शरीर के अंदर से हमारे माना को एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे ही हमारी मौत हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद नॉर्मल लोग तो डर जाएंगे, लेकिन डाजाई तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, मैं इसी का ही इंतजार कर रहा हूँ। तामा तो एकदम रोने के हालत में आ चुकी रहती है, लेकिन जो डाजाई रहता है ये तो एकदम खुश रहता है और कह रहा होता है अब तो मजा आएगा। तामा को एकदम बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये किस तरह का इंसान है, और इसको देख के लग रहा होता है कि ये कितना खुश हो चुका है। फिर हम देखते हैं अचानक से पेड़ का रंग बदलने लगता है। असल में ये बात रहती है कि हमारा डाजाई के अंदर जो पॉइजन था वो पेड़ ने एब्जॉर्ब कर लिया रहता है, और पेड़ यहाँ पे खत्म हो चुका रहता है। तो डाजाई के दिमाग में जो आवाज रहती है वो फिर से बता रही होती है कि आपका लेवल 2 हो चुका है और आपने इस पेड़ को खत्म कर दिया। इस तरीके से एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि वो पेड़ किस तरीके से खत्म हुआ है, लेकिन डाजाई को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है यहाँ पर। वो तो बस शांति से रहना चाहता था। उसने टामा की मदद की रहती है, इसलिए टामा उसकी एहसान चुकाना चाहती थी और कह रही होती है तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद वो अपना नाम बताने लगती है, इसे नाम बताती है और डाजाई भी इसे नाम बता देता है और कैसे यहाँ पे आया रहता है ये बात भी टामा को बता देता है। टामा कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें कोई भी चीज चाहिए मैं तुम्हें ला के दूंगी। लेकिन डाजाई को यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर ये जब हाथ आगे बढ़ाती है और इसका हाथ टच करती है तभी इसे अपने लवर का हाथ याद आ जाता है। डाजाई को याद आता है वो भी तो यही कही होगी, जब मैं यहाँ आया हूँ तो वो भी यहीं पे आई होगी, मैं वापस से उससे मिलूंगा, उसके बाद हम साथ मिलकर टपकेंगे। तो यहाँ पर उसने फैसला कर लिया रहता है कि मैं इसे जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि यानी उस लवर का नाम रहता है साचिया और इसको उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। डाजाई ने यहाँ पे फैसला कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, इतना जल्दी तो नहीं मर सकता मैं। दूसरी तरफ ये प्रे कर रही होती है हमारे डाजाई के लिए कि प्लीज गॉड उसे बचा लीजिएगा, वो एक नादान बच्चा है, वो अभी अभी इस दुनिया में आया है, उसे कुछ भी नहीं पता है कि आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तब तक यहाँ पे डाजाई आ चुका रहता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, और डाजाई के साथ पीछे टामा भी आई रहती है, लेकिन एनेट उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है। डाई पूछता है अपने लवर के बारे में, लेकिन एनेट को बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती है कि आखिर ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा है, और कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद डाजाई वहाँ से निकल जाता है, कह रहा होता है ठीक है अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो मैं चलता हूँ। इसके बाद वो लोग निकल चुके रहते हैं, डाजाई और टामा जा रहे होते हैं कहीं और। तो ये सोच रहा होता है आखिर में किस तरीके से ढूंढ सकता हूँ उसे, और जो टामा रहती है उसे देख रही होती है, लेकिन तब तक आ चुकी रहती है हमारी एनेट। जो एनेट रहती है वो टामा को डाजाई के पास नहीं जाने देती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी प्रीस्ट यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर तुम चर्च से बाहर कैसे निकली, और वो कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो। फिर दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो दोनों लड़कियां आपस में जब तक लड़ रही होती है हमारे डाजाई को आराम करना रहता है, तो धीरे धीरे कॉफिन के पास जाने लगता है। कॉफिन के पास जाके वो लेट चुका रहता है और कह रहा होता है कि ठीक है मैं यहाँ पे आराम करता हूँ, तुम लोग अपना लड़ाई लड़ो। तो इन्हें पता लग गया था कि ये बहुत ही ज्यादा आलसी बंदा है और ये बाहर नहीं निकलने वाला इतनी आसानी से। तो एनेट यहाँ पे फैसला करती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगी। टामा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जो एनेट रहती है उस कॉफिन को खींच के ले जा रही होती है। और हम देखते हैं एनेट और तमाओ को जो कि उस कॉफिन के साथ डाजाई को खींच के ले जा रहे होते हैं, पर अभी तमाओ काफी ज्यादा थक जाती है। दोनों डाजाई से कहने लगती है कि खुद ब खुद चलो ना, पर डाजाई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जो देख के तमाओ सोचने लगती है डाजाई मर तो नहीं गया। तो एनेट अपनी पावर यूज करके देखती है कि नहीं डाजाई तो आराम से सो रहा है। एनेट कह रही होती है वैसे भी कैसे लाने वाला, हमें बस थोड़ा दूरी चलना है। डाजाई को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जब भी साचान से मिलूंगा मैं उसके साथ ही वहीं पर टपक जाऊंगा। जिसके बाद डाजाई अपने कॉफिन से बाहर निकलता है और देखता है कि वो लोग तो शहर में पहुंच चुके हैं। अब आसपास की चीजों को देख कर उसको रियलाइज होता है कि ये सच में दूसरी दुनिया है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसल में जाके किंग से मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग किंग के पास आते हैं। अब किंग और प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जिसके बाद किंग उनसे कह रहे होते हैं कि तुम लोग इतने लंबे जर्नी के बाद थक गए होगे ना, तो तुम लोग आज कैसल के गेस्ट रूम में रुक सकते हो। ये सुन के एनेट और तमाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग किंग का शुक्रिया अदा करते हैं और किंग कहने लगते हैं कि लेकिन एक शर्त है, मुझे ट्रैवलर्स की कहानी सुनने में काफी ज्यादा मजा आता है। अब वो दाजाई से कहने लगते हैं क्या तुम अपने जर्नीज की मेमोरी मेरे साथ शेयर करना चाहोगे। अब दाजाई बोलता है क्या तुम्हें जानना है कॉफिन में सुनने में कितना मजा आता है। ये सुन के किंग डर जाता है और सोचता है कि ये मुझे धमकी दे रहा है। किंग का ध्यान भटकाने के लिए अब एनेट कहती है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जो सुन के किंग कहता है हाँ प्रिंसेस की अभी काफी जल्द शादी भी होने वाली है। वैसे तुम लोग यहाँ पर हो तो मैं तुम लोग से एडवाइस लेना चाहूंगा। जिसके बाद किंग 2 पर्सन को बुलाते हैं। अब किंग कहने लगते हैं कि डिमन लॉर्ड एक्टिविटी की मदद से जो मॉन्स्टर है उनकी एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और जो मैं हूँ काफी ज्यादा बुरा हो चुका हूँ। मैं इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इन दोनों में से कोई प्रिंसेस का हस्बैंड बनेगा और साथ ही साथ इस साम्राज्य का नया किंग भी बनेगा। पर दिक्कत ये है कि प्रिंसेस ने अपने लिए कोई भी हस्बैंड नहीं चुना है। इसलिए ट्रैवलर्स में तुम लोगों से तुम्हारी एडवाइस पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में से किसको किंग बनना चाहिए, यानी इन दोनों में से मेरे बेटी के लिए परफेक्ट हस्बैंड कौन रहेगा। ये सुनकर दासाई कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे बेटी का
था, फ्यूचर इन क्रिटिकल चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन किसी अरे गहरे एडवेंचर से नहीं पूछना चाहिए। तुम तो बेकार किंग हो, तुम किंग बनने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर तो किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वहीं पर दादा कहने लगता है कि इस दुनिया में जीने का मेरा कोई भी हक नहीं है और ना ही मैं इस दुनिया में जीने लायक हूँ, इसलिए मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। ऐसा बोलने के बाद दादा वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर अब तो तमाओ और एनेट किंग से कहने लगते हैं कि उसे माफ कर दो, दूसरी दुनिया से आया है। तो उसे कुछ भी नहीं पता है। तो किंग कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम लोग को माफ किया। जिसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि दादाई को वहाँ से जाते हुए देखती है और अगले सीन में रात हो जाती है जहाँ पे दादाई सो ही नहीं पा रहा होता है। तभी एनेट जग जाती है और अब उसे कहता है क्या तुम सो नहीं पा रहे हो क्या? जिसके बाद दादाई कहता है कि मैं कभी भी जिंदगी में आराम से नहीं सोया हूँ। ये सुन के एनेट थोड़ा घबरा जाती है और दादाई से पूछती है कि ये साचान कौन है। तभी एनेट को अचानक से तमया की पूंछ दिखाई देती है और वो कंबल उठा के देखती है कि वो तो दादाई के पैरों के ऊपर सो रही थी। जो देखकर एनेट गुस्सा हो जाती है और उसके पेट में तकिया मार देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से यहाँ पे सोते हुए? अब तमाओ कहने लगती है कि मुझे ठंड लग रही थी इसलिए तो मैं यहाँ पे सो गई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही लड़ाई कर रही होते हैं और इस मौके का फायदा उठा के दादाई बाहर चला जाता है। वो अब जैसे ही थोड़ा बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे प्रिंसेस खड़ी थी जो कि लेक को देख रही थी। प्रिंसेस कह रही होती है कि मैं इस खूबसूरत लेक को देख रही हूँ। जिस पर दादाई कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस लेक के अंदर डूब के टपक जाऊँ। फिर ये बात सुन के प्रिंसेस काफी ज्यादा डर जाती है और प्रिंसेस कह रही होती है कि तुम्हारे लाइफ में इतनी परेशानी है जिसलिए तुम टपकना चाहते हो। तो दादाई कहता है कि मेरे से ज्यादा तो तुम परेशान लग रहे हो। ये सुन के प्रिंसेस थोड़ी देर शांत हो जाती है और वो कहती है उन दोनों के बीच में मैं किसी को चूज नहीं कर पा रही हूँ। आर्मर मैन को हमारे कैसल में आए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है और वो हमारे सोल्जर्स में काफी ज्यादा ताकतवर है। मेरे डैड को भी उसके ताकत पे काफी ज्यादा भरोसा है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसे ही चुनना चाहिए। और दूसरा मेरे बचपन का दोस्त है, मैं जब भी उदास होती हूँ मेरे लिए गाना लिखता है और आकर मेरे लिए गाता है और मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर दादाई उससे कहता है तुम तो बिल्कुल भी मेरी तरीके के नहीं हो, तुम एक दयालु लड़की हो जिसे अपनी फादर की चिंता है। दूसरी तरफ मेरी जिंदगी उसमें काफी ज्यादा परेशानियां हैं और मैंने काफी बार टपकने की कोशिश की है जिसमें मेरे फादर और फैमिली को काफी ज्यादा परेशानियां हुई है, पर इन सब के बावजूद मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है कि और आखिर मुझे किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए और ना ही मैंने आज तक किसी की बात नहीं मानी। इसी तरीके से तुम्हें डिसाइड करना चाहिए खुद के लिए। आखिरकार तुम क्या करोगे, तुम सही में क्या चाहते हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जिसके बाद दादाई वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया और कह रहे होते हैं कि फाइनली प्रिंसेस ने डिसाइड कर लिया कि वो किससे शादी करेगी। ये सुन के एनेट कहती है कि अगर किंगडम की फ्यूचर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि प्रिंसेस तो आर्मर मैन से शादी करेगी। वही तमाओ कह रही होती कि मुझे लगता है कि जो दूसरा उसके बचपन का दोस्त है वही परफेक्ट रहेगा। इसके बाद किंग कहने लगते हैं तुम जिसको भी अपना हस्बैंड मानते हो उसके सामने जाके खड़े हो जाओ। प्रिंसेस नीचे आती है और वो कहती है कि मैंने अपने मन में काफी बार सोचा कि आखिर मुझे क्या चाहिए और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया। अब दादाई का हाथ पकड़ के कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पर्सन के साथ टपकना चाहती हूँ। और ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस क्या कह रही है। और ये बात सुन के एनेट को काफी बड़ा झटका लगता है, वो तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और इसके बाद प्रिंसेस दादाई से कहती है कि तुमसे रात भर बात करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जब भी दुखी होता हूँ मेरे लिए गाना लिखता है और मेरे लिए गाता है। मैंने गौर से सोचा वो तब भी आता है जब मैं दुखी नहीं होती हूँ। वो रात में भी आके हमारे सामने गाना बजा रहा था। इससे पता लगता है कि वो अपने गाने हमें सुनाना चाहता है, ना कि वो मेरा मूड ठीक करना चाहता था। और रही बात मिस्टर आर्मर मैन की, मैं उनसे भी शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनसे बदबू आती है। ये सुन के मिस्टर आर्मर मैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पर किंग अब प्रिंसेस से कहने लगती है कि बेवकूफ मत बनो, अपने लिए एक हस्बैंड चुनो। ये सुन के प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और वो किंग से कहने लगते हैं कि आप ही बेवकूफ हो, आप मेरा ओपिनियन ना जान के मेरी शादी कैसे करा सकते हो। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अंत में कोई भी मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है और अंत में इस पर्सन ने मेरी फीलिंग्स को समझा, जिसने मेरा ओपिनियन पूछा और उनकी रिस्पेक्ट की। और ये सुन के दादा कहता है अच्छा ऐसी बात है, इसीलिए तुमने डिसाइड किया कि तुम शादी नहीं करोगी और मेरे साथ टपक जाओगी। तभी हम आर्मर मैन को देखते हैं जो कि अपना हेलमेट बाहर निकाल के प्रिंसेस से कहता है कि तुमने कहा कि मेरे ऊपर से बदबू आता है। उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है बहुत ज्यादा और उसके बाद अपने ट्रू फॉर्म में आता है। असल में वो एक बुल मॉन्स्टर रहता है और साथ ही में डिमेलॉर्ड का सर्वेंट भी रहता है। वो अब कहने लगता है कि मैं इस किंगडम को पाना चाहता था, इस किंगडम का किंग बन के, और फिर मैं इस किंगडम को डिमेलॉर्ड को देने वाला था, पर मुझे लगा नहीं था कि प्रिंसेस मेरे इस रूप को पहचान लेगी। ये सुनकर दादाई प्रिंसेस से कहने लगता है क्या तुमने इसके आइडेंटिटी को पहले जान लिया था? प्रिंसेस कहती है नहीं, तो मैंने बस इतना ही कहा कि इसके शरीर से बदबू आती है। ये सुन के बुल मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अब ये थ्रोन नहीं चाहिए, मुझे अब तुम सबको मानना है। ये सब देख के तमाम अब एनेट को उठाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि जल्दी उठ जाओ, ये सोने का टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बुल मॉन्स्टर को रोकने के लिए काफी ज्यादा सोल्जर्स आते हैं, बट वो सभी सोल्जर्स को हरा देता है। वो पत्थर को टक्कर मारता है, पत्थर उड़ के सीधा एनेट की तरह गिरने लगता है और सही टाइम पे तमाओ एनेट को बचा लेती है। अब तमाओ गुस्से में आ जाती है और सीधा जाके बुल मॉन्स्टर को एक जोर से किक मारती है और कहती है कि ठीक है तुम्हें खेलने का शौक है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। उसके बाद वो बुल मॉन्स्टर से लड़ने
करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि बुल मॉन्स्टर सीधा तमाओ के ऊपर हमला कर देता है। तमाओ भी उसके हमला को डॉज करके सीधा उसके ऊपर लात भी मारती है और साथ में काफी जोर से पंच भी मारती है। लेकिन अब बुल मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और अपने हॉर्न से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के तमाओ थोड़ा सा पीछे हो जाती है क्योंकि उसके सर पे थोड़ी सी चोट भी लग चुकी है। वो अब कह रही होती है कि इस बंदे के हॉर्न तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुल मॉन्स्टर कहता है जो मेरे आयरन के हॉर्न है तुम्हें चकनाचूर कर देंगे क्योंकि मैं अगले हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। वो ये बात बोल ही रहा होता है तभी दासाई उससे कहता है कि रोकने के लिए माफ करना कि तुम क्या मुझे और प्रिंसेस को पहले टपका सकते हो क्योंकि हम दोनों टपकना चाहते हैं। क्या तुम अपने कमाल के हॉर्न से हम दोनों को टपका दोगे? सुनकर किंग भी शॉक हो जाता है। दासाई कहता है कि जो प्रिंसेस है वो अपने बेवकूफ फादर के चंगुल से छूट चुकी है वो, और अब प्रिंसेस की पहली विश है वो मेरे साथ टपकना चाहती है। क्या तुम हमारी ये विश पूरी कर सकते हो? ये सुनकर किंग और तमाम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब दासाई से कहने लगते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? वहीं पर बुल मॉन्स्टर हंसने लगता है और दासाई से कहता है ठीक है, तुम टपकना चाहते हो तो मैं सबसे पहले तुम दोनों को ही टपकाऊंगा, फिर मैं किंग को टपकाऊंगा और साथ ही में इस पूरी किंगडम को तबाह करके सबको टपका दूंगा। अच्छा आइडिया है ना? जिस पर दासाई कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि हम लोग जब टपक जाएंगे तो हम लोग को इन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर प्रिंसेस डर जाती है और दासाई उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है हम दोनों की विश पूरी होने वाली है। ये सुन के प्रिंसेस और डर जाती है तो बुल मॉन्स्टर अब उनके ऊपर हमला करता है और कहता है कि तुम लोग टपकने वाले हो। इन लोग को बचाने के लिए किंग और तमाओ आगे तो आते पर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। बुल मॉन्स्टर उनको हिट करने वाला होता है लेकिन तभी प्रिंसेस सोचती है कि नहीं मैं नहीं टपकना चाहती। वो अब कहने लगती है कि नहीं मैं नहीं टपक सकती, मैं जीना चाहती हूँ और मैं इस किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और ये सुनकर दासाई खुश होता है और उससे कहता है तो यही है वो चीज जो तुम सच में चाहते हो। तुम काफी ज्यादा दयालु हो और मुझे पता था। उसके बाद वो प्रिंसेस को धक्का मार देता है और कहता है तुम मेरी पार्टनर नहीं बन सकती हो तो तुम मेरे साथ टपकने के लायक नहीं हो। वहीं पर हम देखते हैं जो बुल मॉन्स्टर होता है वो अब दासाई को हिट करने वाला होता है जिसे प्रिंसेस रोकने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे एनेट आ जाती है। वो अपने पावर का यूज करके दासाई के सामने एक बेड़िया लगा देती है और वो दासाई से कहने लगती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें टपकने नहीं दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बैरियर इतना ताकतवर होता है कि जिसकी वजह से बुल मॉन्स्टर के हॉर्न टूट जाते हैं, जो देखकर तमाओ भी उसकी तारीफ करती है और वो सीधा जाके बुल मॉन्स्टर के ऊपर जोर से हमला करती है, जिसकी वजह से जो बुल मॉन्स्टर रहता है वो कैसल की दीवार तोड़ के सीधा जाके पानी में गिरता है। ये सब कुछ होने के बाद जो तमाओ रहती है वो एनेट से कहती है कि तुमने मुझे बचाया इसके लिए शुक्रिया, जिसके बाद एनेट हंसती है और कहती है कि नहीं। दूसरी तरफ किंग को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस के पास आते हैं और अब उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया और मैं सही में राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा फादर बनने के लायक हूँ, इसलिए मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज अपने इस बेवकूफ फादर को माफ कर दो। तो अब प्रिंसेस अपने फादर को माफ कर देती है और कहती है कि अब से हम लोग आपस में बात करेंगे और आगे से हम लोग हमारी किंगडम की बात करेंगे। किंग भी उससे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर दासाई थोड़ा सा दुखी रहता है और कहता है कि मैं तो टपकने में फिर से फेल हो गया। और नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आके रिपोर्ट देता है कि साउथ के गेट में मॉन्स्टर दिखे हैं, जो सुन के प्रिंसेस कहती है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से अपने रॉयल गार्डों को वहाँ पे भेजो उन लोगों को खत्म करने के लिए अभी के अभी। हम लोग किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मुझे तुम सभी लोगों पे भरोसा है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि हाँ आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हम लोग को पता चलता है कि जो प्रिंसेस है अभी वो क्वीन बन चुकी है। दूसरी तरफ उन लोग को दिखाया जाता है जो कि दासाई को खींच के ले जा रहे होते हैं कॉफिन के साथ। वही तमाओ कह रही होती है प्रिंसेस ने 16 साल की उम्र में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, क्या वो ठीक भी रहेगी? जिस पर दासाई कहता है उसने खुद का डिसीजन खुद लिया है, वैसे भी हम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी टपकने वाली लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, पर वो लड़की भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है जो अपने पैरों पे खड़ी होती है। ये सुनकर तमाओ को गुस्सा आता है। वो कहती है तुम अपने पैरों पे कब खड़े हो गए, क्योंकि हम थक गए हैं। जिस पर दासाई उन लोगों की बातों को फुल इग्नोर कर देता है और हम इन्हें तो तमाओ को देखते हैं जो कि दासाई को काफी देर तक खींच के ले जा रहे होते हैं। अब उन्हें भूख लगती है और वो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ पर एनेट अब दासाई से कहती है कि ये ब्रेड खा लो, जिसपे दासाई कहता है मुझे तो बॉयल टोफू खाना है। इस बात को एनेट नोट कर लेती है और कहती है जब हम अगले टाउन में जाएंगे तब हम बॉयल टोफू को ढूंढेंगे। तब टामा पूछती है कि मेरा होम टाउन कितने दूर बाद आएगा। तब एनेट उससे कहती है कि तुम्हारे होम टाउन का नाम ग्रेन है ना, हम लोग वहाँ पे कुछ दिन के अंदर पहुंच जाएंगे, पर उससे पहले प्लीज हमें जोबाइल्डल टेम्पल पे जाने देना। तो टामा कहती है ठीक है, पर क्यों? जिस पर अब एनेट उससे बताती है कि नॉर्मली जो दूसरी दुनिया से आते हैं वो हमारी दुनिया के 4 टेम्पल में से एक में आता है और वही से डिमन लॉर्ड के साथ लड़ने चले जाते हैं। पर जो दासाई और डिमन लॉर्ड को मारना नहीं चाहता है, बल्कि उसका गोल है साचान से मिलना, इसीलिए हम दूसरे टेम्पल में जाएंगे और उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, शायद साचान हमें वहाँ मिल जाए। ये सुनकर तामा कहती है कि इसका मतलब हम अनलकी हुए तो हमें पूरी दुनिया घूमना पड़ेगा। तो एनेट कहती है हाँ कोई दिक्कत है क्या? जिस पर तामा कहती है ये बात काफी ज्यादा क्रेजी है। तो एनेट अब उससे कहने लगती है कि मैं सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती कि दासाई डिमन लॉर्ड से लड़े, मैं नहीं चाहती कि दासाई खतरे में आए। ये सुनकर तामा कहती है कि तुम दासाई से काफी ज्यादा प्यार करते हो ना। तो अब एनेट भी शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी जॉब से गिव अप करने वाली थी, तभी दासाई ने मुझे एक होप दिया, तो अब मेरी बारी उसकी मदद करने की। और सुनकर तामा कहती है अगर साचान दासाई की गर्लफ्रेंड हुई तो तुम क्या करोगी? तो
तो एनेट ये सुन के थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है मैं भी वो चीज जानना चाहती हूँ। और तमाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोग के साथ चलूंगी जब तक मैं अपने होम टाउन नहीं पहुंच जाती। तो अब एनेट अब उसका शुक्रिया करती है। तभी तमाओ उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें टेंपल पर जाने की परमिशन होगी क्योंकि तुमने बिना बोले जॉब छोड़ दी है। तो एनेट अब उससे कहने लगती है कि चिंता मत करो, जो जोवाइटल टेंपल की हेड प्रीस्ट है वो मेरी दोस्त है और वैसे भी मैं अपनी जॉब नोटिस देके ही छोड़ा है और मेरा रिजाइन लेटर मेरा फैमिलियर डिलीवर करने ही गया है। तभी अचानक वहाँ पे एक क्रिएचर आ जाता है जो देख के तमाओ एनेट से कहती है क्या ये वही फैमिलियर है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। और वही फैमिलियर अब डासाई के सर को काट रहा होता है जो देखकर वो लोग डर जाता है। वही एनेट अपने फैमिलियर से कहती है कि हमेशा तुम ऐसी गड़बड़ी क्यों करते हो। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें जो जॉब छोड़ने के लिए लेटर दिया था तुमने उसे डिलीवर कर दिया ना। ये सुनकर उसका फैमिलियर उसका रेजिग्नेशन लेटर को बाहर निकाल देता है जो देख के एनेट समझ जाती है कि उसके फैमिलियर ने उसके रेजिग्नेशन लेटर को अभी तक डिलीवर नहीं किया। ये देखकर एनेट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो फैमिलियर दासाई के पास चला जाता है। उसे देख के दासाई कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अबेंडन कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पालूंगा और तुम्हारा नाम आज से मेलोस है। ये सुन के मेलोस काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद तमाओ कहती है कि लगता है जो मेलोस है वो दासाई को पसंद करने लगा है। जिसके बाद एनेट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे गॉड से माफी मांग रही होती है और अब वो कहने लगती है कि मैं अपने जॉब को बिना नोटिस के ही छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक से जो मेलोस होता है वो डर के वहाँ से भाग जाता है जो देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो डर के कहाँ भाग गया। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने अचानक से एक ड्रैगन आ जाता है। उस ड्रैगन को देख के एनेट और तमाओ काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो ड्रैगन है जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अब दहाड़ के उन लोगों को काफी ज्यादा डरने लगता है और वो उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी अचानक से एक लड़की आती है जो कि उस ड्रैगन से कहता है कि रिका रुक जाओ। उसके बाद वो ड्रैगन भी रुक जाता है। वहीं पर अब वो लड़की जाकर ड्रैगन को सहलाने लगती है। वो लड़की अब उस ड्रैगन से कुछ कह रही होती है, देख के तामा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़की ने उस ड्रैगन को टेम कर लिया, आखिरकार ये लड़की कौन है। ये सुन के वो लड़की कहती है कि इस जगह पे काफी सारे मॉन्स्टर हैं, तुम लोग को यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, लगता है तुम्हारा एक मेंबर पहले से ही घायल है। ये सुन के अब दासाई बाहर आ जाता है और वो कहता है कि क्या खाने का समय हो चुका है। इस बिहेवियर की वजह से वो लोग अब उस लड़की से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माफ करना, दासाई दूसरी दुनिया से आया तो इसे इस दुनिया की कुछ चीजें नहीं पता है। वो लड़की जैसे ही सुनती है कि दासाई दूसरी दुनिया से आया है वो लड़की अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं इसे मार दूंगी और उसके बाद वो अपने कपड़ों को भी हटा देती है। अब वो कहती है कि मैं सारे दूसरी दुनिया के लोगों को मार दूंगी। अब उसके पावर लीक होने लगती है जो देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर एनेट अपनी पावर को यूज करके वहाँ पे एक बैरियर लगा देती है बचने के लिए, लेकिन उस लड़की का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि एनेट के बैरियर को भी तोड़ देता है। इस वजह से सभी लोग घायल हो जाते हैं। तमाओ भी कहने लगती है कि इस लड़की का मैजिक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़की वापस से उनके सामने आ जाती है जो देख के एनेट अब तमाओ से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें दासाई को बचाना है। तभी वो लड़की किसी ग्रेविटेशनल पावर को यूज करती है जिसकी वजह से एनेट और तमाओ हिल नहीं पा रहे होते हैं। तभी अब एनेट को उस लड़की के गले में एक मार्क दिखाई देता है जो देखकर एनेट कहती है तो डीमन लॉर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उन लोगों के ऊपर हमला करके उनको खत्म करने वाली होती है। तभी दासाई उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे इस डेंजरस बिहेवियर को बंद करो, तुम्हें मुझसे परेशानी है ना तो इन दोनों लड़कियों को परेशान मत करो। ऐसा बोलने के बाद दासाई अब उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, ये लोग नहीं, तुम्हें मेरे साथ जो करना तुम करो, मैं कभी भी टपकने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की अब दासाई के अंदर हाथ डाल देती है जिसकी वजह से दासाई अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो नीचे भी गिर जाता है और उसके बॉडी से ब्लड भी निकल रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताने लगती है कि मेरा नाम वाल्डिलिया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो यहाँ से जा रही है। वहीं पर इन्हें तमाम दासाई को बचाने के लिए जा रहे होते हैं पर काफी थकान की वजह से वो लोग यहीं पर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि दासाई अचानक से खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बस स्टैप किया, ये देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पावरफुल हेट्रेट है। एक बार मैं भी किसी पर्सन को स्टैप करना चाहता था, मैंने तो उस पर्सन को धमकी वाले लेटर भी भेजे थे। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो दासाई उससे कहता है कि उस समय हेट्रेट की वजह से मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था, हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद दासाई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके गाल पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी दुख भरी लग रही है, क्या तुम मुझे बताओगे ऐसा क्यों है। ये सुन के अब वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अपने ड्रैगन पे बैठ के वहाँ से चली जाती है और वो सोचने भी लगती है कि आखिर ये दासाई क्या है। जिसके बाद फिर से हम दासाई को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है और जमीन पे लेटा हुआ रहता है। हमें पता चलता है कि इन सभी चीजों को मेलोस ने भी देख लिया होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक कारपेट में बदल जाता है और उन सभी को लेके चर्च में आ जाता है और इस चर्च की जो प्रीस्ट होती है हमें पता चलता है कि वही एनेट की दोस्त है। वो प्रीस्ट अब एनेट को पहचान लेती है और वो कहती है कि तुम बच जाओगी। जिस पर एनेट कहती है कि मेरी चिंता मत करो, तुम दासाई को बचाओ। तभी वो प्रीसेस भी मान जाती है और अपने साथियों से कहती है कि जितने भी हीलिंग पोशन है वो सभी लेके आओ और जितने भी प्रीस्ट है उन सभी को लेके आओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाता है जहाँ पर दासाई एक दुकान पे आता है जहर खरीदने के लिए। वही वो दुकानदार बता रहा होता है कि जहर का यूज करके तुम इजीली मॉन्स्टर को मार सकते हो, लेकिन तभी दासाई उस जहर को पी लेता है जो देख के सभी डर जाते हैं और तमाम दासाई से कह रही होती है कि तुम अभी अभी तो हील हुए हो, फिर से ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। इस पर दासाई कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही रिकवर हो गया था जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ उसकी हरकतों को इनेट और उसकी दोस्त देख रही थी और इनेट अपनी दोस्त को शुक्रिया कहती है उन लोग को बचाने के लिए। और हमें ये पता चलता है कि इनेट के दोस्त का नाम यूशा। वहीं पर इनेट कहने लगती है कि तुम साचन नाम की किसी लड़की को जानते हो। जिस पर यूशा
मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो ना ही हमारे टेम्पल पे आया और ना ही मैंने उसका नाम सुना है। ये सब बातों को छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर तुम इस दूसरी दुनिया के बंदे के साथ क्यों घूम रही हो। मैं काफी शॉक हो गई थी जब तुमने बिना नोटिस के जॉब छोड़ दिया, पर मैं थोड़ा रिलीफ भी फील कर रही थी क्योंकि मुझे पता है तुम अपने जॉब के लिए काफी ज्यादा प्योर थी। पर अब तुम एक दूसरी दुनिया के बंदे के साथ घूम रही हो। तुम्हें पता है ना दूसरी दुनिया वाले लोग कितने बेकार होते हैं। उन लोग को डिवाइन पावर मिली होती है जिसे गिफ्ट कहा जाता है डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए, फिर भी वो लोग इसे ओवर पावर स्किल कहते हैं और उस पावर को यूज करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ मजे करो। मेरा नाम कोतारो है और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। और यूसा उसे इग्नोर करते हुए एनेट से कहती है कि दाजाई के साथ घूमना बंद करो। वहीं पे कोतारो अपने आप को इग्नोर करते हुआ देख के काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो कहता है कि मेरी जो ओवर पावर स्किल उसका नाम है मार्क्स प्रोडक्शन है, जिसका यूज करके मैं अनलिमिटेड पैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तुम लोग को कुछ भी चाहिए तो मैं तुम लोग को दिला दूंगा। उसकी ये बकवास बातें सुन के यूसा काफी गुस्से में आ जाती है और उसके पैसे उसके मुंह के फेंके मारती है और कहती है कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना। ये सुन के कोतारो डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इसके बदले में पे करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। तो अब यूसा एनेट से कहती है कि देखा दूसरी दुनिया वाले लोग कैसे होते हैं। तो एनेट अब उससे कहती है कि दादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस पर यूसा कहती है नहीं वो वैसा ही है। उसकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ कि एक डिस्ट्रक्टिव पर्सन है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। ये सुन के एनेट अब कहती है कि अगर दादा नहीं होता तो मैं जैसी हूँ अभी वैसी नहीं होती, मैं अभी बदल गई हूँ। दाजाई ने मेरे फेट को बदल दिया है। तभी दाजाई वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि मुझे जहर खरीदना है, मुझे पैसे दे दो। तभी एनेट उसे पैसे दे देती है और अब वो यूशा से कहती है कि देखा दाजाई बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, जो देखकर यूशा कहती है कि ठीक है दिख ही रहा है। इसके बाद वो कहती है कि आखिर दाजाई के पास कौन सी पावर है, तुम्हारी टीम काफी ज्यादा इजीली डिफीट हो गई थी। तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि दाजाई के पास कुछ ज्यादा खास एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर एनेट कहती है लेकिन दाजाई के पास कोई एबिलिटी नहीं है। ये सुन के यूशा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब एनेट कहती है हाँ हो सकता है दाजाई के पास कोई एबिलिटी नहीं है, फिर भी उसने अपने जान को जोखिम में डाल के हम लोग को डीमन लॉर्ड से प्रोटेक्ट किया। ये सुनने के बाद यूशा काफी हैरान हो जाती है। अब उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, डीमन लॉर्ड को तो 7 दिन पहले दूसरी दुनिया के कुछ लोगों ने खत्म कर दिया है। ये सुनकर तो एनेट भी हैरान हो जाती है और अगले सीन में हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है। उसकी दहाड़ को सुन के एक बंदा जो कि सिंहासन में बैठा था वो कहता है कि तुम कितना भी दहाड़ लो तुम्हारा मास्टर वापस नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोगों ने उसे खत्म कर दिया है। वहीं पे हमें पता चलता है कि वही लड़की यहाँ पे खड़ी थी जो कि कहती है फादर। अगले सीन में एनेट अब तमाओ को आके कहती है कि डीमन लॉर्ड खत्म हो चुका है। ये सुनकर तमाओ भी हैरान हो जाती है। तो तमाओ कहती है कि सच्ची में? तो एनेट कहती है हाँ, यूशा को कल ही हेडक्वार्टर की तरफ से मैसेज मिला है कि डीमन लॉर्ड को 7 दिन पहले दूसरी दुनिया वालों ने खत्म कर दिया। ये सुनकर तमाओ खुश हो जाती है और वो कहती है कि चलो फाइनली शांति आ गई। लेकिन एक सेकंड, डीमन लॉर्ड खत्म हो चुका था, उस दिन वो लड़की कौन थी? अब एनेट भी कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। इसके बाद तमाओ कहती है अगर डीमन लॉर्ड 7 दिन पहले खत्म हो चुका था तो दाजाई यहाँ पे क्यों आया है? ये सारी बातें सुनकर दाजाई भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने किताब में जो कुछ लिख रहा होता है उसे फाड़ देता है। वो अब कह रहा होता है कि मुझे टपक जाना चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में आने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसको लिखूं, तो अब मुझे लिखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। तो अब एनेट कहती है कि तुम हमारे जर्नीस के बारे में लिख रहे हो, तो तुमने मेरे बारे में क्या लिखा? तो दाजाई कहता है कुछ भी नहीं। ये सुनकर एनेट का दिल टूट जाता है। इसके बाद दाजाई अब कह रहा होता है कि पता नहीं, जब मैं अचानक से वाल्डिलिया से मिला तो मेरे अंदर अचानक से क्रिएटिविटी जाग गया। काश किसी रीजन की वजह से मेरी सेंसिटिविटी और एक्साइट होती। तो एनेट कहती है कि अगर ऐसी बात हो तो चलो टाउन में चलते हैं, चल के थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, जिससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मुझे तुम्हारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे तुम्हारे लिए कोई चीज खरीदनी है। और अगले ही पल हम देखते हैं वो लोग मार्केट में जाते हैं जहाँ एनेट अब दाजाई के लिए काफी बड़ा आर्मर खरीद लेती है। एनेट नहीं चाहती कि दाजाई फिर से घायल हो, इसलिए एनेट ने दाजाई के लिए इतना बड़ा आर्मर खरीदा होता है। वहीं पर अब एनेट कहने लगती है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो तुम यहीं पे रुकना। ऐसा कहने के बाद अब उसे हेलमेट पहना के वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके हैं जो कि दाजाई को देख रहे होते हैं। उनमें से यूशा भी होती है जो कि दाजाई से कह रही है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर दाजाई कहता है मैं तो यहाँ पे थोड़े से मजे कर रहा हूँ। तब यूशा कहती है कि वैसे भी मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अब से एनेट मेरे साथ रहने वाली है। वो हमेशा से एक प्योर लड़की रही है जिसकी वजह से वो लोगों को इतना इजीली ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन वो दूसरी दुनिया के लोगों के साथ रह के अनहैप्पी हो जाएगी और उसकी फ्रेंड होने के नाते मैं उसके साथ ऐसा होने नहीं दे सकती। तो इसीलिए प्लीज एनेट के साथ अपनी टीम खत्म कर दो। तो दाजाई उसे मना कर देता है। उससे कहता है कि ये तो एनेट ही डिसाइड करेगी कोई मेरे साथ आना चाहती है कि नहीं, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हो। एनेट एक फ्री बर्ड है, तुम इतनी ज्यादा श्योर कैसी हो कि वो खुश नहीं होगी? जिस पर यूशा कहती है तुम दूसरी दुनिया से हो इसलिए। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे दूसरी दुनिया के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं दूसरी दुनिया वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है ऊँट पे बैठकर, उसके साथ कोतारो भी होता है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पे कोतारो बता रहा होता है कि ये जो पर्सन है इसको हेवन से भेजा गया है, इसका नाम है लॉर्ड सुजुकी, जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुजुकी सबको बता रहा होता है कि अदर वर्ल्डर्स के टीम ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है, अब तुम्हारे वर्ल्ड में शांति आ गई है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि डीमन लॉर्ड अब खत्म हो चुका है। तो सभी लोग अभी दूसरी दुनिया के लोगों की तारीफ करने लगते हैं। तभी सुजुकी कहता है कि मुझे अब सीधे पॉइंट में आने दो, तुम लोग को शांति हम दूसरी दुनिया के लोगों ने दिलाया है, तो अपनी जान को जोखिम में डाल के तो आज से एक नया एरा शुरू होता है जहाँ पर हम सभी दूसरी दुनिया के लोग इस वर्ल्ड को रूल करेंगे और इस एरा को ग्रेट हीरो एरा कहा जाएगा। वहीं पर कोतारो अब कहने लगता है कि इस टाउन को सुजुकी रूल करेंगे। सभी लोग अब नीचे झुको। ये सुनने के बाद सभी लोग कह रहे होते हैं ये यहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं पर अब टामा भी आ जाती है और कहती है कि सुजुकी होता कौन ये कहने वाला। तभी कोतारो एनेट तमाओ को देख लेता है और सुजुकी
सुजुकी को बताता है कि ये लोग वही लड़कियां हैं जो कि मेरे खिलाफ वायलेंस कर रही थी। ये सुनकर सुजुकी गुस्सा हो जाता है और अब वो एनेट से कहता है तुमने अदर वर्ल्डर्स के साथ वायलेंस किया। तभी एनेट कहती है कि नहीं, ये बस गलतफहमी है। तभी सुजुकी एनेट से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिसने इस दुनिया को बचाया तुम उसके ऊपर ही वायलेंस कर रहे हो, तुम काफी बुरी लड़की हो। जिसके बाद वो एनेट के सर के ऊपर हाथ देता है और कहता है कि तुम अब अच्छी लड़की बनो। हम देखते हैं सुजुकी एनेट के ऊपर मैजिकल स्पेल कर देता है। जो एनेट होती है वो एक केस के अंदर बंद हो जाती है और उसकी आंखें भी अलग कलर की हो जाती है। वो अब नीचे भी गिर जाती है। देख के कोतोरो सुजुकी की तारीफ करने लगता है। ये सब कुछ देख के तमा गुस्सा हो जाती है और वो कोतोरो से कहती है तुमने एनेट के साथ क्या किया। तो वो कहने लगता है कि सुजुकी अपनी स्किल का यूज करके किसी को भी अपने वश में कर सकता है। जो सुनकर तमाओ गुस्सा हो जाती है और वो कहती है एनेट को पहले ऐसा करो। जिसके बाद सुजुकी अपनी पावर का यूज तमाओ के ऊपर भी करता है और अब उसे भी अपना गुलाम बना लेता है। और सुजुकी बता रहा होता है कि कोई भी इंसान और मॉन्स्टर मेरे ओवर पावर स्किल के आगे टिक नहीं सकता। तभी यहाँ पे यूशा आ जाती है और वो कहती है तुम्हारा बहुत हुआ, मैंने तुम्हें अपना स्किल का गलत इस्तेमाल करना नहीं सिखाया और ये शहर तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकेगा। इसके बाद अब सभी लोग सुजुकी से कहते हैं हाँ यूशा सही कह रही है, हम लोग बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे, तुम दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। ये सुनकर सुजुकी कहने लगता है कि मैं इस शहर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपना नया किंगडम बनाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अपने पेट्स को सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है और सभी लोग भाग रहे होते हैं। वहीं पर सुजुकी अब वहाँ से जाने लगता है तो अब यूशा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकता नहीं है। जिसके बाद सुजुकी यूशा से कहने लगता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हारी चर्च को कैसल के तौर पे यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अब यहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट हम सुजुकी के उन्हीं पेट को देखते हैं जो कि शहर को तबाह कर रहे होते हैं। वहीं पर हम तामाओ को देखते हैं जो कि डाजाई के आर्मर के ऊपर हमला कर रही होती है। जो देखकर डाजाई कहने लगता है कि हाँ एनेट बिल्कुल सही कह रही थी, हमला कभी भी हो सकता है। और वो कहता है ये आर्मर तो काफी कमाल का है। तभी हम देखते हैं कि तमाओ उस आर्मर के ऊपर जोर जोर से मुक्का मार रही होती है। तभी उस आर्मर का एक टुकड़ा जाकर तमाओ के सर पे लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देख के डाजाई उसको एक बैरल के अंदर बंद कर देता है और उसके ऊपर लिख देता है कि इसे कोई भी मत खोलना। तभी अचानक से यूशा वहाँ पे उड़ के गिरती है और अब वो डाजाई से कहने लगती है कि देखा दूसरी दुनिया के लोग कैसे होते हैं। सुजुकी अपने पावर का यूज अपने खुद के सेल्फ डिजायर के लिए कर रहा है और तो और इतना लालची हो चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन है और उसने अपने आप पे कंट्रोल खो दिया है। जब स्टार्टिंग में वो इस दुनिया में आया था तब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले वो काफी शांत और वीक पर्सन था। ये बात जैसे ही डाजाई सुनता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और अब उस चीज को अपने डायरी में लिखने लगता है। वो अब कहने लगता है कि वो लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसने तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। अब वो यूशा से पूछने लगती है कि वो कहाँ पे है, जिस पर यूशा बताती है कि वो चर्च की तरफ गया है। जो सुनकर डाजाई कहता है ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तुम तामा का ख्याल रखना। जिसके बाद डाजा जाने लगता है। तभी यूशा उससे कहने लगती है कि तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। तो अब डाजाई कहता है कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मैं फाइनली अपने मास्टरपीस को लिख पाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यूशा कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब चर्च में आ जाते हैं। जिसके बाद यूशा डाजा से कहने लगती है कि तुम इतने केयरफुल कैसे हो, तुमने उसकी पावर देखी है ना, तुम तो उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। अगर तुम बिना प्लान के दरवाजा खोलोगे तो सुजुकी के पेट तुम्हें खा लेंगे। तभी डाजा इस पॉइजन की बोतल को बाहर निकाल लेता है जिसे देख के यूशा कहती है तो काफी अच्छा प्लान है, इससे हम सुजुकी के काफी पेट को कम कर देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाजा उस पॉइजन को खुद ही पी लेता है। जो देख के यूशा अब शॉक हो जाती है और वो कहती है कि हम लोग अब नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद वो डाजा से कहती है कि इस तरफ और इस तरफ हम पीछे के दरवाजे से घुस जाएंगे। लेकिन जो डाजाई होता है वो सामने के दरवाजे से अंदर चला जाता है। जो देखकर यूशा कहती है कि इसी वजह से मुझे दूसरी दुनिया के लोग पसंद नहीं है। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं सुजुकी अब यूशा से कहता है क्या तुम इस बंदे को लेकर आई हो अपने मदद करने के लिए। और डाजाई कहने लगता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। तो तुम मेरे हीरो होने के ऊपर एक कहानी लिखना चाहते हो, मेरे ऊपर एक ऐसे हीरो के ऊपर जिसने दूसरी दुनिया को मॉन्स्टर से बचाया। तो डाजाई कहता है कि नहीं, मैं ये लिखूंगा कि एक आदमी को पावर मिली, इतनी पावर तुम डिजर्व भी नहीं करते हो और तुम एक लालची बन चुके हो और तुम्हारे ह्यूमन एक्सपीरियंस में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और ये सुन के सुजुकी गुस्सा हो जाता है और अपने पेट्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है और कहता है तुमने मेरी इंसल्ट करी, अब मैं तुम्हें टपका दूंगा। जिसके बाद सुजुकी के सारे पेट उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं पर डाजाई अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। वो तो बस लिखे ही जा रहा होता है। ये देख के यूशा को सामने आना पड़ता है डाजाई को बचाने के लिए। जिसके बाद यूशा उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगती है लेकिन एक मॉन्स्टर बच जाता है जो कि यूशा के स्टिक को पकड़ लेता है जिसकी वजह से यूशा अटैक नहीं कर पा रही होती है। इसी मौके का फायदा उठा के जो सुजुकी के पेट होते हैं वो डाजाई के ऊपर फायर का हमला कर देते हैं और वो हमला डाजाई को लगने वाला होता है। लेकिन अचानक से डाजाई का हेलमेट उड़ के आता है और उस हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है और जितने भी सुजुकी के मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों के ऊपर वो हमला चला जाता है। और हमें पता चलता है कि उस हेलमेट के अंदर और कोई नहीं मेलोस था। इस चीज के लिए डाजाई अब उसका शुक्रिया करता है। डाजाई को अब याद आता है कि जो आर्मर था वो किसी भी स्पेल के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और इसी वजह से जो सारे हमले थे उनके ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया और सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो खत्म हो गए। जो देख के कोतोरो काफी डर जाता है तो सुजुकी उससे कहता है डरो मत, हमारा नंबर 1 पेट हमारे पास अभी भी है। हम लोग देखते हो पेट एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ होता है और अब वो सीधा आके डाजाई के ऊपर हमला कर देता है और उसे टपकाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वुल्फ डाजाई को जैसे काटता है वो पॉइजन हो जाता है जिसकी वजह से उस वुल्फ को 600 डैमेज पड़ता है। जिसके बाद वो वुल्फ खत्म हो जाता है। वहीं पर अब यूशा भी समझ जाती है कि डाजाई ने अपने अंदर पॉइजन को फ्यूज कर दिया। जिसके बाद यूशा कहने लगती है तुम तो काफी कमाल के हो। ऐसा बोलने के बाद अब उसे हील कर देती है और ये सब कुछ देखने के बाद जो कोतोरो होता है डर के यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यूशा सुजुकी के पास आके कहता है तुम भी हार मान लो। तो
सुजुकी कहता है कि नहीं, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो चुटकी बजाता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एनेट आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एनेट अब एक नाइफ को पकड़ के उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर अब यूशा उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद यूशा थोड़ी सी पीछे आ जाती है और अब डाजा से कहने लगती है कि हम लोग एनेट से नहीं लड़ सकते हैं, तो अभी के लिए हमें वापस चलना चाहिए। तो डाजा अब सामने आने लगता है और उससे कहता है कि जितना तुम सोचते हो एनेट उतनी कमजोर नहीं है। तो सुजुकी उससे कहने लगता है तुम बेवकूफ हो, अगर कोई पर्सन मेरे ओवर पावर स्किल से इफेक्टेड है तो तुम उसे कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। अब ये लड़की पूरी जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहेगी। जो सुनकर डाजा कहता है ये चीज तो एनेट ही डिसाइड करेगी, ये उसका मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। डाजा अब एनेट के सीधा चाकू के सामने आ जाता है और अब वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक ऐसी बर्ड नहीं हो जो कि पिंजरे के अंदर बंद है ना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनेट अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है और डाजा को मार ही नहीं पा रही होती है और अपने आप को चोट पहुंचा रही होती है चाकू को काफी जोर से पकड़कर, जो देख के सुजुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो एनेट से कहने लगता है जल्दी उस बंदा को टपका दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एनेट अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल करती है और वो याद करती कि पहले वो किस तरीके से एक पिंजरे के अंदर बंद थी और डाजा ने आके उसे रोशनी दिखाई। जैसे इस बात को याद करती है वो सीधा उस चाकू को अपने पैर में ही घुसा लेती है, जिससे कि वो सुजुकी के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और अब वो सीधा गिरने लगती है। तभी डाजा उसे पकड़ लेता है और एनेट को भी होश आ जाता है, जो देखकर डाजा अब यूशा से कहता है कि तुम इसे हील कर दो, जिसके बाद यूशा इसे हील करने लगती है। और यहाँ पर अब वो डाजा की वही बात याद करती है जो डाजा ने कहा था कि जितना तुम एनेट को कमजोर समझती हो एनेट उतनी कमजोर नहीं है। वहीं पर अब सुजुकी को दिखाया जाता है जिसे कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ओवर पावर स्किल फेल हो गई, जिसके बाद वो इतना डर जाता है कि उसके सामने वही चाकू गिरा था उसे उठा लेता है और उस चाकू से अपने आप को ही खत्म करने वाला होता है। और तभी वहाँ पे डाजा आ जाता है, उस चाकू को पकड़ लेता है और अब वो उससे कहता है कि अपने आप को खत्म मत करो, अभी भी मैंने तुम्हारे ऊपर बुक नहीं लिखी है, तो जब तक तुम्हारे ऊपर स्टोरी खत्म नहीं होती तब तक मैं तुम्हें टपकने नहीं दूंगा, मुझे अपनी कहानी बताओ। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुकी अर्थ पे होता है और स्कूल में उसे काफी ज्यादा बुली किया जाता था। अब वो कहने लगता है कि मैं हमेशा से कमजोर था और ताकत पर लोग मेरे ऊपर हमेशा हुक्म चलाते थे, मैंने काफी बार टपकने की कोशिश भी की लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं होती टपकने की। जिसके बाद वो अपने स्कूल से घर जा रहा होता है जहाँ पर एक नशेड़ी बंदा उसे टक्कर मार देता है और अब वही बंदा सुजुकी से गुस्से में कहता है कि देख कर चलो, वहीं पर सुजुकी की गलती भी नहीं होती। वो अब उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक था। वो अब दुखी होकर आगे चल ही रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ट्रक आता है जो उसे टक्कर मार के दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। अब जैसे ही वो इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट होता है उसके सामने यूशा होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें चुना गया है इस दुनिया का हीरो बनने के लिए, तुम्हें जो पावर मिला है उसका यूज करके तुम्हें डीमन लॉर्ड को हराना है। और अगले सीन में सुजुकी अपना पावर का यूज करके काफी सारे वुल्फ को हरा देता है और उन्हें अपना पेट बना लेता है और उस पेट के साथ काफी सारे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कराता है। जिसके बाद सुजुकी काफी खुश हो जाता है इस बात से कि उसे ये पावर मिली है। अगले सीन में जब वो टाउन में आता है तो सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से दो बंदे आते हैं और उसके साथ टकरा जाता है और उसी पे ब्लेम करने लगते हैं। ये देख के सुजुकी को उसी बंदे की याद आती है जो उसे अर्थ में मिला था। तो सुजुकी अब अपने पावर का यूज करके उन दोनों बंदों को आपस में लड़ा देता है। सुजुकी अब कहने लगता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे दूसरी दुनिया में काफी ज्यादा फेलियर सहन करने पड़े, तो क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं इस दूसरी दुनिया को बचा पाऊंगा। वो अब कह रहा होता है कि मैं बुराई भी अच्छे से नहीं कर पाया, चाहे मैं किसी भी दुनिया में चले जाऊँ लेकिन मैं एक वीक पर्सन ही रहूंगा। ये सारी बातें डाजे अपने डायरी में लिख लेता है और वो कहता है कि ये तो कमाल का है। अब उससे कहता है कि जो नोवेल मैं तुम्हारे ऊपर लिख रहा था वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। ये स्टोरी एक मेजरेबल पर्सन की है जो कि इस दुनिया में हीरो के तौर पे जीना चाहता था, पर वो हीरो भी नहीं बन पाया और खुद की ही कमी की वजह से वो विलेन भी नहीं बन पाया। मैं इस कहानी को कहूंगा नो लॉन्गर हीरोइक नहीं, मैं इस कहानी का नाम लिखूंगा नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ऐसा बोलने के बाद वो अपने खून से इस चीज को लिख लेता है। तभी हम देखते हैं जो राजा की डायरी होती है ग्लो करने लगती है। अब उस डायरी के पेज निकल के सुजुकी के चारों तरफ आ जाते हैं। राजा अब सुजुकी का शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ लिख पाया जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली इसको हम मास्टरपीस नहीं बुला सकते। जिसके बाद राजा इस नोवेल को फाड़ देता है। तभी हम लोग देखते हैं जो राजा की पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और सुजुकी अब वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर यूशा कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, क्या राजा ने सुजुकी को अपने दुनिया में भेज दिया। तब एनेट भी उसे दिखाती कि राजा के पास पहले कोई एबिलिटी नहीं थी लेकिन अभी है। ये सुनकर यूशा सोचती है शायद डाजा के पास कोई स्पेशल स्किल है जो कि दूसरी दुनिया के लोगों के अगेंस्ट ही एक्टिवेट होती है। इसका मतलब डाजा दूसरी दुनिया के लोगों से लड़ने यहाँ पे आया है। तब डाजा यहाँ पे गिर जाता है और कहने लगता है कि मैं फिर से मास्टरपीस लिखने में फेल हो गया, क्या मैं कभी किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ पाऊंगा जो कि मेरे सेंसिटिविटी को एक्साइट करेगा। ये सुनकर यूशा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये डाजा क्या है। अब डाजा पूछने लगता है कि सुजुकी कहाँ पर गया, तो एनेट कहती है कि तुमने उसे उसी दुनिया में भेज दिया जहाँ से वो आया था। वहीं पर सुजुकी के जाने की वजह से उसके जितने भी पेट थे वो जाने लगते हैं। वहीं पर टामा को भी होश आ जाती है और वो सोच रही होती है आखिर में इस बैरल के अंदर क्या कर रही थी। और अगले सीन में हम देखते हैं डाजा के मंगवाने पे कॉफी लेके आ जाती है यूशा और डाजा इसका शुक्रिया करता है। वहीं पर एनेट भी अब यूशा का शुक्रिया करती है और वो कहती है कि तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद करी। तो यूशा उससे कहती है जरा कोने में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद वो लोग चर्च के अंदर आ जाते हैं। यूशा एनेट से कहती है कि ऐसा हो सकता है कि डाजा के पास कोई इंपॉर्टेंट रोल है जो कि उसे इस दुनिया के फ्यूचर के लिए पूरा करना है। तुम्हारी जर्नी डिफिकल्ट और खतरनाक रहने वाली है। जो सुनकर एनेट कहती है चाहे कुछ भी हो। तभी यूशा उसे रोक देती है और कहती है मुझे पता है तुम डाजा को सपोर्ट कर सकते हो, इसलिए
तुम उसे सपोर्ट करना। जो सुन के एनेट खुश हो जाती है और वो कहती है हाँ। इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यूशा डासाई से पूछती है सुजुकी ऐसा इसलिए बना क्योंकि इस दुनिया ने उसे इतनी पावर दे दी जितना वो डिजर्व भी नहीं करता था। जिस पर डासाई कहता है कि पता नहीं। तो यूशा कहती है कि सुजुकी वापस उस दुनिया में पहुंच जाएगा और अपनी बुरी जिंदगी को फिर से जिएगा। तो डासाई कहता है कि हाँ ये सच्चाई है, सुजुकी द हीरो की स्टोरी इस दुनिया में खत्म हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी खुद की दुनिया की स्टोरी खत्म हो गई है। अब तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि उस दुनिया में अपनी स्टोरी और मास्टरपीस बनाना चाहता है कि नहीं। उसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुन के यूशा खुश हो जाती है और कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद डासाई और उसके टीम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग को सुजुकी की दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुकी एक दुकान पे जॉब ढूंढने के लिए आया है। वो दुकान का ऑनर उससे कहता है कि तुमने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया आखिर क्यों। तो वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है, सोचता है दूसरी दुनिया में उसके साथ क्या क्या हुआ। तो अब वो ओनर कहता है तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारी जिंदगी काफी बुरी रही है, कोई बात नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम कल से जॉब पे आ सकते हो। ये सुनकर सुजुकी भी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और हमें सॉन्टर्न रीजन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से यूशा टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाती है। वहीं पर एक और पृष्ठ बैठा रहता है जिसका नाम वुल्फ होता है। उसे देखकर यूशा कहती तुम वापस से ड्रिंक कर रहे हो। जिस पर वो कहता है मैं ड्रिंक करना कैसे छोड़ दूं, तुम कितने ज्यादा लकी हो क्योंकि जिस रीजन को मैं संभालता हूँ वहाँ पर हर दिन मुझे बोनों से निपटना पड़ता है, उनसे काफी बदबू भी आती है। ये सुनकर अब वहाँ पर एक और विशु आ जाता है जो कि उसे कहता है तुम्हें उन लोग के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। और वुल्फ उससे माफी मांगता है और हमें पता चलता है कि जो बंदा उससे बात कर रहा था वो पहला प्रीस्ट है जो कि एल्फ नहीं है। वुल्फ अब उसकी तारीफ करने लगता है और हमें पता चलता है कि उस आर्क बिशप का नाम है गॉब्लिन। वुल्फ अब गुस्से में कहता है कि तुम अपने रीजन को मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहोगे क्योंकि तुम्हारा रीजन काफी ज्यादा शांत है, वहीं पर मेरे रीजन में काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि होता है कार्डिनल मिलॉर्ड। वो सभी लोग को सीट में बैठने के लिए कहते हैं और अब सभी लोग भी सीट पे बैठ जाते हैं जहाँ पर मिलॉर्ड उनसे कहने लगता है कि माफ करना, मुझे पता है कि तुम लोग बिजी हो, फिर भी मैंने तुम्हें समन किया। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे हर रीजन की रिपोर्ट दो, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक नए प्रीस्ट से मिलाना चाहता हूँ। हम लोग अब देखते हैं वहीं पर एक नए प्रीस्ट आ जाती है जो कि आते ही गिर जाती है। वो काफी ज्यादा हड़बड़ी में होती है और अब वो सभी लोगों से माफी मांगती है लेट आने के लिए। वहीं पर मिलॉर्ड सब लोग को बताता है कि ये जो लड़की एशियन टेम्पल की न्यू प्रीस्ट है। तो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है आर्या और वो एनेट की जगह पे यहाँ पे आई है और वो बताती है कि जिस रीजन को संभालती है उस रीजन का नाम है डेनस्टॉक। ये जगह माउंटेन और फ्लेम्स की होली लैंड है। जिसके बाद आर्या बोलती कि इस जगह पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो रिपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद वही बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, हमें पता चलता है उसका नाम है एल्टॉन और वेशन टेम्पल का आर्क बिशप है। जिस रीजन को वो संभालता है उस रीजन का नाम है मिड वॉच और ये रीजन लेक और वाटर की होली लैंड है और यहाँ पर काफी ज्यादा शांति है। वो कहता है इस सीजन कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है, ये सब पॉप की अथॉरिटी का प्रूफ है। इसके बाद वुल्फ अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो ड्रिटन टेम्पल से है, वो सैमसक रीजन को संभालता है जिसकी होली लैंड डेजर्ट और अर्थ है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलें पर चीजें वो संभाल रहा है। इसके बाद यूशा अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि वो वेडन टेम्पल से है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले मेरा रीजन जिसका नाम डोनोस्टेंग है जो कि फॉरेस्ट और विंड की होली लैंड है, वहाँ पर अदरवर्ल्ड्स ने हमला कर दिया और उन लोगों ने वेल टाउन को आधा डिस्ट्रॉय भी कर दिया और अभी हम लगे पड़े उसको रिपेयर करने में। ये बात सुनकर मिलॉर्ड कहने लगता है कि मैंने तुम सभी लोगों को अदरवर्ल्ड्स के बारे में बात करने के लिए ही बुलाया है। वो अब सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को मैसेज देके बताया था कि अदरवर्ल्ड्स के ग्रुप ने रेथफुल डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। इस वजह से पॉपे ने डिसाइड किया है कि वो मैजिक सर्कल को सील कर देंगे जिससे कि और कोई अदरवर्ल्ड इस दुनिया के अंदर समन ना हो पाए। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं कि डीमन लॉर्ड के साथ उन लोग की बैटल खत्म हो चुकी है। वो लोग अब इसलिए भी खुश हो रहे थे कि उन लोग को अब अदरवर्ल्ड्स का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। तभी मिलॉर्ड उन सभी को बताता है कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि जिस 7 अदरवर्ल्ड्स ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया है वही अदरवर्ल्ड्स अब डीमन लॉर्ड की लैंड को क्लेम कर रहे हैं और वो लोग वहाँ के नए रूलर बनेंगे। जो सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वहीं पर अब मिलॉर्ड कहने लगता है कि रिसेंटली पोपे को उन 7 अदरवर्ल्ड्स की तरफ से वॉर का डिक्लेरेशन मिला और उन सभी लोगों का कहना है कि वो लोग हमारी इस दुनिया को पूरी तरीके से बदल देंगे और उन लोग का कहना है कि वो इस दुनिया को अपनी तरीके से रूल करेंगे। ये सुनकर सभी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर पोपे ने इस बारे में क्या कहा। तो मिलॉर्ड कहते हैं कि पोपे काफी ज्यादा परेशानी में। पोपे को लगता था कि जो अदरवर्ल्डर्स है वो एंजल है, उन लोग को भेजा गया है हमारी दुनिया को बचाने के लिए। पोपे सभी लोगों को प्यार करते थे जिन्हें वो पसंद करते थे। उन सभी लोगों ने पोपे को धोखा दिया है। ये एक वॉर का डिक्लेरेशन है जिन 7 एंजल ने हमारी दुनिया को बचाया। वो सभी लोग अब इविल एंजल बन गए हैं और इस दुनिया को थ्रेटन कर रहे हैं। हम लोग को भी फैले हुए इविल अदरवर्ल्ड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो भी अलग अलग रीजन में जाके काफी कियोस मचा रहे हैं और जो वेल्डेलिया डीमन लॉर्ड की बेटी है वो भी कैसल से गायब हो चुकी है। हम लोग उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मिलॉर्ड अब सभी लोगों से कहते हैं कि इस दुनिया का अब नया एरा शुरू हो चुका है और ये हमारा मिशन है कि उन सभी डिफिकल्टीज को पूरा करना और इस दुनिया में शांति लाना। तो वुल्फ अब कहने लगता है कि वो जो अदरवर्ल्डर्स है वो डीमन लॉर्ड की बेटी के साथ भी मिल चुके हैं। अगर वो सभी एक साथ काम करेंगे तो लोग डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आखिर इतने पावरफुल लोगों से हम लड़ेंगे कैसे। वहीं पर यूशा ये सब सुन रही होती है और अब उसे डासा की वही पावर याद आती है। यूशा अब सभी से कहती है शायद अदरवर्ल्डर्स को हराने का एक तरीका है। हाल फिलहाल में एक ऐसे अदरवर्ल्डर से मिली हूँ जो कि अपने पावर का यूज करके अदरवर्ल्डर्स को अपनी दुनिया में भेज सकता है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसी पावर भी एग्जिस्ट करती है। तो यूशा कहती है हाँ, वो अदरवर्ल्डर्स अपने पावर का यूज करके बाकी के अदरवर्ल्डर्स को अपने घर में भेज सकता है। ये सारी बातें सुन के एक और बंदा आ जाता है जो कि यूशा से कहते हैं अगर ये सच बात है तो
एंजल हमारी होप की एक रे बन सकता है। वहीं पर उस बंदे को देख के सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग झुक के सलाम करते हैं उसको। वहीं पर अब वो बंदा यूशा से कहने लगता है कि क्या तुम उस अदर वर्ल्डर के बारे में और थोड़ा बता सकते हो। और अगले सीन में डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि गाने गुनगुना रही होती है, जो देखकर एक बंदा उससे कहने लगता है कि फिर से तुम अपने लवर के बारे में सोच रहे हो। वो अब ये बताता है कि हमारे जो साथी वो अलग अलग लैंड के अंदर चले जाएंगे, पर हम लोग यही रुकेंगे और हम लोग देखेंगे आखिर इस दुनिया में हमारे लिए क्या है। अगले सीन में हम तमा और इनेट को देखते हैं जो कि डाजाई को लेके एक विलेज में आ जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात भर यही रुकेंगे, पर तभी टामा को एक आवाज आती है जो कि उससे कहता है तुम्हारा लेवल 17 हो चुका है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है आखिर इस कॉफिन को ड्रैग करने से किसका लेवल अप होता है। इसके बाद अब वो लोग एक इन ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो उनसे कहता है कि इस रोड के एंड में एक इन है। इसके बाद वो कहता है क्या तुम एडवेंचरर हो, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि तुम्हारे एडवेंचर में तुम्हारी मदद करे। अगले सीन में वही बच्चा उन लोग को बता रहा होता है हीरो इंट्रोडक्शन सर्विस के बारे में। वो बताता है कि इसमें अदर वर्ल्डर्स को पार्टी के साथ भेजा जाता है और वो अदर वर्ल्डर्स काफी स्किल्ड होते हैं और वो तुम्हें तुम्हारी जर्नी में सेफ रखेंगे। अदर वर्ल्डर्स का नाम सुनकर तामा को उन्हीं अदर वर्ल्डर्स की याद आ जाती है और अब वो अजीब सी शक्ल बनाने लगती है, जो देखकर वो बच्चा उससे कहता है कि तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो। अदर वर्ल्डर्स हीरो होते हैं जो कि हमारी दुनिया को बचाते हैं। चलो वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक अदर वर्ल्डर प्रोवाइड करूंगा तुम्हें सेफ रखने के लिए, जिससे कि तुम अपने जर्नी को अच्छे से कर पाओगे, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 40,000 पैसे देने पड़ेंगे। जो सुनकर तामा तो कहती है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। वहीं पर अब एनेट 40,000 पैसे निकाल के उस लड़के को दे देती है और कहती है हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर चाहिए। ये देखकर तामा पागल हो जाती है और उससे कहती है आखिर तुम इतने पैसे उसे क्यों दे रहे हो। जिस पर वो कहते हैं डाजाई की सेफ्टी के लिए ये पैसे बहुत कम है। ये सुनकर वो लड़का भी कहने लगता है कि जिंदगी प्राइसलेस होती है, इस मरे हुए आदमी को हीरो जरूर प्रोटेक्ट करेगा। तभी डाजाई अपने कॉफिन से बाहर निकल जाता है और उससे कहता है कि माफ करना मैं जिंदा हूँ। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर तामा उस लड़के को बताने लगती है कि तुम्हें देखकर लगने नहीं वाला कि डाजाई भी एक हीरो है। इस बात पे वो लड़का बिलीव ही नहीं कर रहा होता है और कहता है कि इसकी शक्ल तो काफी ज्यादा अजीब है और इसके पास तो तलवार भी नहीं है, ये हीरो कैसे हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद उनसे सारे पैसे ले लेता है और अब वो वहाँ से जाने लगता है और वो अपना नाम बताता है नीर और वो कहता है कि तुम लोग इनमें जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं पर एडवेंचर को लेके आऊंगा। इसके बाद अब वो यहाँ से चला जाता है। वहीं पर तमाओ कहने लगती है कि अच्छा वो हमें एक वॉरियर मिल जाएगा, हमें अब कॉफिन को खींचना नहीं पड़ेगा। जिस पर एनेट कहती है कि नहीं मैं कॉफिन खींचने वाली जॉब किसी को भी नहीं दूंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है। वो लोग अब इनमें आके नीर का ही वेट कर रहे होते हैं, पर नीर अभी तक आया नहीं है। दाजा अब उन लोगों से कहने लगता है कि वो लड़का नहीं आने वाला है क्योंकि उस लड़की की आंखें एडल्ट की थी। तभी इनकी ओनर आ जाती है और उन लोगों से कहने लगती है क्या तुम एक बच्चे का वेट कर रहे हो जिसका नाम नीर है, ये मत कहना कि तुम लोगों ने अपने पैसे उसे दिए थे। एनेट कहती है कि हाँ हम लोगों ने उसे पैसे दिए हैं क्योंकि वो कह रहा था कि वो हम लोग को हीरो से मिलाएगा। जो सुनकर वो लेडी अब बताती है कि जो नीर है वो सभी लोगों को ठग रहा है। वो बताती है कि नीर कभी किसी एडवेंचर से नहीं मिला है, तो वो तुम्हें किसी भी एडवेंचर से नहीं मिला सकता और नीर ने तुम्हें पागल बनाया है। ये सुनकर एनेट पागल होने लगती है और कहती है कि मेरे तो सारे पैसे गए। एनेट अब अपने आप को जैसे तैसे शांत कराती है। वहीं पर डाजा उस लेडी से पूछने लगता है आखिर इस नीर की स्टोरी क्या है। तो वो लेडी बताती है कि नीर के कोई पेरेंट्स नहीं, इसलिए उसने इस शहर में रहना शुरू किया। वो अपना खर्चा चलाता है विजिटर को बेवकूफ बनाकर, जो कि इस टाउन में आते रहते हैं। नीर की जिंदगी में कोई भी बड़ा नहीं है जो कि उसे डांट सके और चीजों के बारे में सिखा सके। उसने टाउन में सभी लोगों की नाक में दम करके रखा है। मुझे उसके बारे में दया भी आती है क्योंकि वो जिन हीरोज के बारे में बात करता रहता है वो शायद से एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। नीर को लगता है कि हीरोज ग्रेट पर्सन होते हैं, पर आखिर सही में इतने ग्रेट पर्सन होते हैं तो आखिर नीर को क्यों नहीं बचाते हैं। वो कब तक नीर को ये सब करने देंगे। अगले सीन में हम नीर को देखते हैं जो कि पानी के पास बैठा हुआ था और वो वहाँ पर एक तलवार को देख रहा था, पर तभी अचानक से कुछ लोग आके उसको मुंह को ढक देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन किडनैपर्स ने अब नीर को बांध रखा है और उसके सारे पैसे को वो लोग अब टेबल में रखने लगते हैं। और अब वो कहने लगते हैं कि इस बच्चे ने तो काफी सारे पैसे बचा के रखे थे। वहीं पर नीर अब उन लोगों से कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो गुंडा कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो नीर को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि जो मेरे अदर वर्ल्डर्स दोस्त है वो मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। जो सुनकर वो सभी गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और वो लोग अब उससे कहने लगते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम अदर वर्ल्डर्स ही हैं। ये सुनने के बाद नीर अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर अब वो बंदा कहने लगता है कि जो ये मेरा अल्टीमेट वेपन है ये ड्रैगन के हाइट को भी तोड़ सकता है। हमने सुना है कि तुम हमारा नाम यूज करके बुरे बुरे काम कर रहे हो, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। वो लोग अब नीर को टपकाने वाले होते हैं, जहाँ पर वही बंदा उससे कहने लगता है कि जब तुम नरक में पहुंच जाओगे तो तुम सभी लोगों को बताना कि एक हीरो ने किस तरीके से तुम्हें टपका दिया। ये सब सुन के नीर सोचने लगता है क्या ये लोग वही हीरो है जो कि हमारे दुनिया को बचाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वहीं पर हम देखते हैं वो गुंडा नीर को टपकाने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे अचानक से डाजा आ जाता है जो कि उस बंदे के हाथ को साइड में करके उसका निशाना बदल देता है और वो निशाना सीधा जाके उसके साथी को लग जाता है। डाजा अब उन लोगों से कहने लगता है कि तुम जैसे लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि तुम लोग हीरोज हो, तुम जैसे लोग को अपने आप को हीरोज नहीं बुलाना चाहिए, तुम जैसे एडल्ट की वजह से इस तरीके से बच्चे झूठ बोलते हैं और तुम लोगों जैसे बनते हैं। ये सुनकर अब एक बंदा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके डाजाई को एनालाइज करने लगता है और अब उसे ये पता चल जाता है कि डाजाई भी एक अदर वर्ल्डर है। वो ये बात अपने सभी साथियों को बताता है जिससे कि सब डर जाते हैं, पर तभी वो बंदा डाजाई की पावर को देखता है और उसे पता चल जाता है कि डाजाई की HP 1 है, ऊपर से वो पॉइजन भी है। ये सुनकर उन गुंडों का लीडर कहने लगता है कि ये क्या हुआ, हम तो फालतू में डर गए, चलो हम इसे भी पनिशमेंट देते हैं, मैं तुम्हें टपका
दूंगा। यही सुनकर डाजाई अब उसके पास आने लगता है और अब वही वाला बंदा एनालाइज करता है और देखता है कि डाजाई की जो एचपी है वो बढ़ने लगी है और वो कहता है कि शायद से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन एक्साइटेड हो गया है। इसके बाद डाजाई भी उस गुंडे से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे इस क्रॉसबो से शूट करने वाले हो? अगर ऐसी बात है तो सीधा यहाँ मेरे दिल पे हमला करना। ये सुनकर वो सभी गुंडे डर जाते हैं और वो कहते हैं ये तो थरकी है, यहाँ से भागो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर अब डाजाई भी कहने लगता है कि आखिरी तक ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये सब देखने के बाद नीरव डाजाई से कहने लगता है कि क्या तुम एक हीरो हो? जिस पर डाजाई कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। डाजाई अब कहता है जो अडल्ट यूथ है उन्हें धोखा मिला गया है, पर अभी भी तुम एक बच्चे ही हो, तुम अभी भी एडल्ट बनने के लिए रेडी नहीं हो। अभी के लिए तुम्हारे आंखों का जो लुक है वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद डाजाई अब वहाँ से सीधा चला जाता है, जो देखकर नीरू से कहता है कि आखिर मुझे खोल के तो जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए आ जाते हैं। वहीं पर डाजाई रात को नीर को बचाने के लिए गया था, इसीलिए वो सो नहीं पाया था, अब उसे नींद आ रही है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर नीर आ जाता है और उन लोगों से कहता है चलो चलते हैं। और इसे देख के तामा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है हमें हमारे पैसे वापस दो क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला है। जिस पर नीर कहता है नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से मिलाऊंगा, वो वॉरियर मैं ही हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीरव उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है और अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर डाजाई को अब ये आवाज आ रही होती है कि उसे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए हैं। ये सारी बातें सुनकर उसके सर में दर्द होने लगता है और अब वो कहता है कि मुझे टपकना है, जो सुनकर नीर भी डर जाता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें टपकना है। तभी टामा नीर से कहती है कि डाजाई को छोड़ इस कॉफिन को खींचो। जिस पर वो कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? तो तामा कहती है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो ना, तो तुम्हें ये सब करना होगा। तभी नीर को भी उसकी बात माननी पड़ती है और उस कॉफिन को खींचने लगता है। जिसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि होता है टामा का होमलैंड यानी कि सिटी ऑफ ग्रून। वहीं पर टामा अब कहने लगती है कि काफी समय बाद यहाँ पे आ रहे हैं, काफी अच्छा लगा। तभी वो लोग देखते हैं कि गेट पर तो गार्ड्स खड़े होते हैं, जो देखकर एनेट कहती है कि लगता है कोई इंस्पेक्शन चेक पॉइंट चल रहा है। तो तमाओ कहती है चिंता मत करो, मैं तुम सभी लोगों को अंदर ले जाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी फेमस हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अंदर जाने वाली होती है, पर तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं, जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी गार्ड उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग चलो थोड़ा जेल की हवा खा लो। ये सुनकर तमाओ भी शौक हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर डाजाई कहता है क्या हम लोग जेल में जाने वाले हैं? और अगले सीन में उन सभी को देखते हैं जो कि जेल के अंदर बंद होते हैं, जहाँ पर एनेट कहती है हमें बाहर आने दो, हमने कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ हमें डाजाई को दिखाया जाता है जो कि बिना टेंशन के आराम से सो रहा होता है और नीरव कह रहा होता है कि तामा को तो कहीं और ही कैप्चर करके रखा गया है, क्या उसी वजह से हम लोगों को यहाँ बंदी बना के रखा गया है? इसका मतलब तमाओ ने कुछ बड़ा क्राइम किया है क्या? उसने किंग का कुछ सामान चुरा लिया है? जिस पर एनेट कहती है कि तमाओ ऐसा नहीं कर सकती है। वहीं पर अब डाजाई पूछने लगता है कि इस दुनिया में हम लोग को किस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वो ये बात काफी एक्साइटेड होकर कह रहा होता है क्योंकि तो आखिर में उसे टपकना ही है। वही नीर कहता है कुछ भी हो हम लोग को अब टामा के बिना यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद अपने कैप से एक पिन को बाहर निकालता है और उसका यूज करके वो ताला खोल देता है, जो देखकर डाजाई गुस्सा होता है और उससे कहता है कि आखिर ये तुमने क्यों किया? जिस पर नीर कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया है। वो लोग अब निकलने वाले होते हैं, पर तभी उन लोग की आवाज सुनकर गार्ड आ जाते हैं और अब इन लोग को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन लोग को पकड़ के किंग के पास लाया जाता है और बताया जाता है कि तुम लोगों ने काफी बड़े क्राइम किए हैं, इसकी वजह से तुम लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये बात किंग का मिनिस्टर ब्रैड कह रहा होता है। तभी एनेट कहती है लेकिन हम लोगों ने तो कोई भी क्राइम नहीं किया है। जिस पर किंग कहता है तुमने हमारी किंगडम की प्रिंसेस मैटेल्डा को किडनैप किया है, इसीलिए तुम लोग को टपकना होगा। तभी एनेट कहती है कि लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर टामा आ जाती है, जो कि किंग से कहती है फादर मैंने आपसे कहा ना इन लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया। कितनी बार आपको मैं बताऊं, मैं तो अलग अलग नेशन में घूम रही थी अपनी मार्शल आर्ट स्किल को बढ़ाने के लिए, तभी मैं इन लोगों से मिली। ये सुनकर एनेट भी अब तामा से कहती है प्रिंसेस आप सही कह रहे हो। तो टामा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मुझे नॉर्मली ट्रीट करो, प्रिंसेस की तरह नहीं। इसके बाद अपने फादर से कहती है इन लोग को अभी के अभी छोड़ दो। तो किंग कहते हैं अगर मैं तुम्हें जो करने को बोलूंगा तुम अगर वो करोगे तो मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। और वो कंडीशन ये है कि तुम कसम खाओ कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और कहीं नहीं जाओगी और एक प्रिंसेस की तरह एक्ट करोगी जैसे तुम्हारी मदर करती थी। तो अब टामा भी काफी दुखी हो जाती है और अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचती है और अब वो किंग से कहती है ठीक है आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, आगे से मैं प्रिंसेस की तरह ही बिहेव करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहती है कि माफ करना लेकिन हमारी जर्नी यहीं पे खत्म होती है, शुक्रिया हर चीजों के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब ब्राइड उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अब फ्री हो जाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब आ जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। वहीं पर तो डाजाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उनको एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया। तभी नीर कहता है मैं तो हैरान हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तामा इस नेशन की प्रिंसेस है। जिस पर एनेट भी कहती है हाँ मैं इतने समय से उसके खिलाफ कितनी ज्यादा रूठ रही हूँ, कहीं इस गलती के वजह से वो लोग मुझे टपका ना दे। और तो और उसका इतना प्यारा नाम मैटेल्डा है फिर भी हम उसे टामा बुलाते थे। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर एक वेटर आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम लोग प्रिंसेस मैटेल्डा को जानते हो? तो वो लोग कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है मेरा नाम फेने है, मैं पहले प्रिंसेस मैटेल्डा को सर्व करती थी, क्या तुम सभी लोग प्रिंसेस के दोस्त हो? जिस पर नीर कहता है हाँ, कल तक हम सभी लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे थे पर किंग ने उसे वापस कैसल में ही रख लिया, पर मुझे लगता है कि कुछ किया जा सकता है क्योंकि टामा एक प्रिंसेस जो है। जो सुनकर फेने कहती है वो अच्छा किंग ने ऐसा किया। फेने का ये रिएक्शन देखकर डाजाई उससे कहता
कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि किंग और टामा के बीच में क्या चल रहा है? जो सुनकर फेने कहती है अच्छा तुम मैटिल्डा के पास्ट के बारे में जानना चाहते हो? तो डाजाई कहता है हाँ, जब मैं उससे पहली बार मिला था तो उसे एक ट्री मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था और उसके कैसल में अब उसके फादर ने उसे पकड़ के रख लिया है। टामा तो सही में काफी इंटरेस्टिंग लड़की है, मैं और जानना चाहता हूँ। जिस पर एनेट कहती है कि लेकिन टामा तो एक प्रिंसेस है, हमें उसके पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहिए और हमें तो उसे टामा भी नहीं बुलाना चाहिए। जिस पर डाजाई कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टामा एक प्रिंसेस है या फिर नहीं, मेरे लिए तो टामा है। ये सुनकर फिनी कहती है कि ठीक है, मुझे जो भी कुछ पता है मैं तुम लोग को बताती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें टामा को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है और अब वो याद करती है कि जब एनेट और नीर को पता चला कि वो प्रिंसेस है तो वो लोग तो कितने हैरान हो गए थे, पर डाजाई जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। तभी टामा की नजर खिड़की के बाहर एक घर पर जाती है जहाँ पर वो देखती है छत के ऊपर तो एक बंदा खड़ा है। तभी वो बंदा अपने पावर का यूज करके उस जगह को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। धमाके की आवाज सुन के किंग और सारे सोल्जर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, पर तभी वो लोग देखते हैं सिंहासन के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि कह रहा था ओ ये है ग्रोन, जहाँ पर अलग अलग डेमी ह्यूमंस रहते हैं। मैंने आज से पहले किसी डेमी लड़की को नहीं खाया है, मैं उनको टेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपना नाम काइबारा बताता है। वो बताता है कि मैं उन हीरोज में से एक हूँ जिसने डीमन लॉर्ड को हरा के इस दुनिया को बचाया है, पर अभी तुम लोग मुझे फॉलर एंजल फॉर ग्लूटोनी बुला सकते हो। ये सुनकर किंग कहते हैं कि इसका मतलब तुम 7 फॉलर एंजल में से एक हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर काइबारा बताता है कि मैं यहाँ पे पूरे नेशन को खाने आया हूँ। ये सुनकर सभी सोल्जर उससे कहते हैं कि तुम गलत जगह पे आ गए हो, हम लोग तुम्हें दिखाते हैं कि हम लोग वॉरियर्स क्यों हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग एक साथ काइबारा के ऊपर हमला कर देते हैं, पर तभी काइबारा अपनी पावर के यूज करके उन सभी को एक ही बार में खा लेता है। उनको खाने के बाद अब वो कहने लगता है कि इन लोग का टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो लोग मुझे ग्लूटन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं हमेशा खाता रहता हूँ, पर मुझे इस तरीके के डिस्गस्टिंग मीट नहीं चाहिए, मुझे लड़कियाँ चाहिए, मुझे उनको खाना है। ये सुनकर और भी सोल्जर्स आगे आ रहे होते हैं, पर तभी किंग उन्हें रोक देते हैं और खुद लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। वो अब काइबारा से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें इस नेशन से जिंदा नहीं जाने दूंगा, आओ आकर मेरे मुक्के को टेस्ट कर। ये सुनकर काइबारा भी कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा बोलने के बाद वो किंग के ऊपर हमला कर देता है, पर किंग अब एक बड़े पत्थर को उठा के शील्ड की तरह यूज करते हैं जिससे कि वो उस हमले से बच जाते हैं और फिर वो काइबारा के पास बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर वो थंडर बोल्ट का यूज कर देते हैं जिससे कि आप काइबारा चिल्लाने लगता है। पर तभी ये अचानक से स्माइल करता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे इस हमले से कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब वो हमला करके किंग को पीछे कर देता है। किंग अब हैरान होकर काइबारा से कहते हैं तुम मेरे हमले से कैसे बच गए? जिस पर वो कहता है क्योंकि मेरा डिफेंस काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि मैंने कल ही काफी सारे गोलम्स को खाया है। ये सुनकर किंग अब और ज्यादा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर ब्रियार्ड भी कहने लगता है किंग आप अपनी अल्टीमेट पावर यूज करने वाले हो, क्या आप उसे सीधा ही डिस्ट्रॉय कर दोगे? जिस पर किंग कहते हैं हाँ, इसने मेरे आदमियों को खा लिया, इसको तो अब टपकना ही होगा, मैं एक ही बारी में इसको खत्म कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद किंग अब उसके ऊपर हमला करने चले जाते हैं। वहीं पर काइबारा भी हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी वहाँ पे अचानक से तमाम आ जाती है जो कि अपने फादर को बुला रही होती है, जो सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। वहीं पर काइबारा जैसे ही तामा को देखता है वो अब काफी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मुझे एक डेमी लड़की मिल गई। उसे देखकर तामा को भी याद आता है ये तो वही बंदा है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले छत पे देखा था। तामा अब अपने कपड़ों को फाड़ के सीधा उस काइबारा से लड़ने के लिए जा रही होती है और वो अपने फादर से भी कहती है मैं भी आपके साथ लड़ूंगी। तो उसके फादर उसे वहीं पे रोक देते हैं और कहते हैं तुम लियोन की जगह कभी भी नहीं ले सकती हो, जो सुनकर तामा अब काफी शौक हो जाती है। अगले सीन में हमें फेने को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बता रही होती है कि मैटिल्डा यानी टामा का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम लियोन था। लियोन स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और आगे जाके वो किंग बनने वाला था और तामा भी काफी दयालु थी। नेशन में सभी लोगों को लगने लगा था अगर ये दोनों यहीं पे रहेंगे तो नेशन में हमेशा के लिए शांति बरकरार रहेगी। पर आज से 10 साल पहले एक तूफान आया और लियोन और उनकी मॉम यानी क्वीन जिस कैरेज से वापस आ रहे थे वो कैरेज नीचे गिर गया, जिसकी वजह से लियोन और लियोन की मॉम की डेथ हो गई। इस वजह से किंग काफी समय तक उदास रहे थे। ये चीज तामा बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने फेने को बोल के अपने बाल को कटवा लिया जिससे कि वो लियोन की तरह दिख सके और लियोन की जगह ले सके, जिससे कि उसके फादर को फिर से चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर तामा ने जैसा सोचा उसका ऑपोजिट हुआ। इस सब की वजह से उन दोनों के बीच में दरारें और बढ़ गई। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पे किंग तामा से कह रहे होते कि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे मार्शल आर्ट यूजलेस है, जिस पर तामा कहती नहीं मैं भी लड़ सकती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो काइबारा के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है, पर तभी काइबारा अपनी पावर को यूज करके तामा को खाने वाला ही होता है, जो देखकर किंग जल्दी से आते हैं और तामा को धक्का मार के खुद आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से काइबारा सीधे किंग के हाथ को खा लेता है। ये सब देख के काइबारा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे काफी खूबसूरत चीज सिखाई, वो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में प्यार। तो वो किंग से कहता है काश मैं तुम्हारी अल्टीमेट पावर को देख पाता, पर लगता नहीं है तुम अब उसे यूज कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा हाथ मैंने खा लिया है। ये देखकर तामा वापस से गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है, पर तभी यहाँ पे बियॉर्ड आता है और जल्दी से तामा को बेहोश करके ले जाता है। ये देखकर काइबारा तो डिसअपॉइंट हो जाता है, वो कहता है मेरा खाना तो भाग गया, चलो कोई बात नहीं, उस खाने को मैं बात के लिए बचा के रखूंगा, अभी के लिए मैं इस किंग को खा के एंजॉय करता हूँ। वहीं पर सारी स्टोरी सुनने के बाद दाजाई फेने का शुक्रिया करता है ये पूरी स्टोरी बताने के लिए। दाजाई अब सारी चीजों को लिख रहा होता है, पर तभी वहाँ पे अचानक से ब्रियार्ड आ जाता है तामा को
लेकर। ब्रियाड अब तामा को पकड़ा देता है फेने को और बताता है कि ये बेहोश हो गई है क्योंकि हमें जल्दी से भागना पड़ा। जो सुनकर एनेट कहती है आखिर भागना किससे पड़ा, तो वो बताता है कि एक अदर वर्ल्डर आ गया है जो कि इस किंगडम के ऊपर बुराइयां ला रहा है। तभी उन लोगों को अचानक से एक धमाका दिखाई देता है जो देखकर टाउन के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। पर तभी उन लोगों के सामने किंग काफी बुरी हालात में आ जाता है। उसे काइबारा ने बांध के रखा था। काइबारा आप सभी के सामने आता है और कहता है कि मेरा नाम काइबारा है, तुम सभी लोग कैसे हो? देखो आज से इस लैंड का न्यू किंग मैं हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पॉज करने नहीं आया हूँ। मैं बस किंग होने के नाते एक ही चीज चाहता हूँ और वो चीज ये है कि जितने भी यहाँ वेरिएंट के लोग रहते हैं मैं उन लोगों की बॉडी को खाना चाहता हूँ। मुझे बस लड़कियाँ और बच्चे ही चाहिए, जितने भी लड़के वो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है मेरी इकलौती डिजायर। ये सुनने के बाद शहर में एक बंदा होता है जो कि अब उसके ऊपर पत्थर मारने लगता है और कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये सुनते ही काइबारा अपनी पावर को यूज करके उस बंदे को खा लेता है। काइबारा अब कहने लगता है कि लगता है मैंने गलत बोल दिया, अगर किसी पर्सन के फैमिली मेंबर को टपकना है तो मेरे पास आ सकता है, मैं तुम सभी को खा लूंगा। ये सुनने के बाद सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी वो लोग देखते गेट पर तो मॉन्स्टर खड़े थे। तो काइबारा अब उन लोगों से कहता है तुम लोग भाग नहीं सकते क्योंकि मैंने हर जगह पे मॉन्स्टर को लगा दिया है जो कि पहले डीमन लॉर्ड को सर्व किया करते थे, और चलो तुम सभी लोगों से डिनर टेबल पे मिलते हैं। ऐसा कहने के बाद वो किंग को लेके वहाँ से चला जाता है। जो देखकर नीर कहता है ये तो काफी डरावना है। दाजाई अब तामा से कह रहा होता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें कन्फाइन कर दिया और अब तुम एक फॉरेन नेशन की प्रिंसेस हो, तुम सही में ट्रेजेडी की एक हीरोइन हो। पर तामा ये सब हीरोइन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए अपनी आंखें खोलो और बाकी की स्टोरी मुझे बताओ। वहीं पर अब तामा को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसकी मॉम उसकी बाल बनाया करती थी। उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि जो मैं कहने वाली हूँ ध्यान से सुनना। तभी अब अचानक से तामा की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि वो सब कुछ तो एक सपना था और वो फेने के घर पर है। वो अब खिड़की के बाहर सभी लोगों को इकट्ठा देखती है, जो देखकर वो भी अब नीचे आ जाती है और वो सभी लोगों से पूछती है आखिर क्या हुआ है। तो ब्रैड उसे बताता है कि उस अदर वर्ल्डर ने इस नेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो सभी सिटीजन्स को खाना चाहता है और उसने किंग का भी हाथ खा लिया। ये सुनकर तामा को गुस्सा आ जाती है और वो उस अदर वर्ल्डर से लड़ने के लिए जा रही होती है। पर तभी बियार्ड उसे रोक लेता है। वहीं पर बाकी सभी लोग भी टामा से कहने लगते हैं कि तुम उस अदर वर्ल्डर को नहीं हरा सकती हो क्योंकि किंग तक उसके सामने नहीं जीत पाए। जिस पर टामा कहती है कि लेकिन मेरी फादर की ऐसी हालत तब हुई जब वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और वैसे भी मेरी भाई लियोन की जगह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशन को प्रोटेक्ट करने की ये मेरी प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी होगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो यहाँ से जा ही रही होती है। तभी एनेट उससे कहते हैं लोरेन प्लस की ट्रेजेडी। फेने ने जो मुझे स्टोरी बताई उससे मुझे वो खतरनाक इंसिडेंट याद आ गया जहाँ 10 साल पहले एक फैमिली के 2 मेंबर की डेथ हो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तामा वो तुम्हारे मदर और भाई थे। मैंने सुना था ये न्यूज सुनने के बाद शहर में जितने भी सिटीजन थे वो लोरने लगे। इससे प्रूफ होता है कि इस नेशन के लोग रॉयल्टी को कितना पसंद करते हैं। अगर यहाँ के लोगों ने तुम्हें भी खो दिया तो इन लोगों के पास कोई भी होप नहीं बचेगी। इसीलिए तुम सारे मैटर को हमें हैंडल करने दो। तुम इस नेशन की प्रिंसेस हो, तुम्हें अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तुमने उस टाइम देखा नहीं पर हमारे पास डाजा है जो कि अपने पावर के यूज करके सब कुछ ठीक कर देगा, है ना डाजाई? जो सुनकर डाजा एनेट, नीर और मेलोस से कहते हैं चलो चलते हैं। जिसके बाद वो लोग तामा को छोड़कर वहीं पर चले जाते हैं। वहीं पर ब्रियाड अब तामा से कहने लगता है तुम्हारे ये दोस्त तो काफी कमाल के हैं। जिसके बाद वो लोग सीधा आ जाते हैं काइबारा से मिलने के लिए। वहीं पर वो लोग गेट पर देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर खड़े होते हैं। वो मॉन्स्टर उन लोगों से कहने लगते हैं हम तुम्हें टपका देंगे क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया है कि जो कोई भी यहाँ पर आए उनको टपका दिया जाए। जो सुनकर एनेट तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी दादा सामने आता है और उन मॉन्स्टर से कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर टपक नहीं आए हैं, हमें खा लो। ये सुनकर एनेट और नीर सोचने लगते हैं कि आखिर डाजा क्या बोल रहा है। तभी डाजा कहता है नहीं, राजा की स्पीच सुन के मैं काफी ज्यादा हिल गया। मैं लगातार सोच रहा हूँ टपकने के बारे में और ये सोच रहा हूँ मैं आखिर में कैसे टपकूं। जाओ और जाके किंग को बताओ कि मैं टपकना चाहता हूँ। उन्होंने खुद ही कहा था कि जो भी टपकना चाहता है वो मेरे कैसल में आ जाना, तो मैं आ गया हूँ। ये सुनकर वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम लोग क्या करें। जो देखकर डाजा उनके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग मेरा मैसेज उसे दे रहे हो या फिर नहीं। तो मॉन्स्टर भी मान जाते हैं। जिसके बाद अब उन लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। जो देखकर एनेट रोने लगती है और कहती है हम लोग तो फिर से जेल में आ गए। वहीं पर डाजा आराम से लेटा हुआ था और एनेट से कहता है कि चिंता मत करो, टपकना काफी आसान ऑप्शन है, पर अभी उन सब का समय नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो नीर की टोपी को उठाकर उसी तार को बाहर निकाल लेता है और अब वो नीर से कहता है इसका यूज करके दरवाजे को खोलो। दूसरी तरफ रियार को दिखाया जाता है जो कि जैसे टामा के लिए सूप लेके आता है वो देखता है टामा तो वहाँ पर होती ही नहीं है। अगले सीन में हम काइबारा को देखते हैं जो कि काफी आराम से बैठा होता है। पर तभी उसके पास वही मॉन्स्टर आते हैं जो कि उससे कहते हैं एक अजीब सा इंसान आया है जो कि अपने आप को ही टपकाना चाहता है। पर तभी अचानक से उस मॉन्स्टर के पीछे से हमला हो जाता है और वो मॉन्स्टर सीधा उड़ते हुए काइबारा के ऊपर गिरता है। हम देखते हैं उस दूसरे मॉन्स्टर पे भी हमला होता है जिससे कि वो भी खत्म हो जाता है। हमें पता चलता है उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाली कोई और नहीं तामा थी जो कि यहाँ आ चुकी थी। काइबारा उसे देख के काफी खुश हो जाता है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, तुम्हें ही तो मैं खाना चाहता था। वहीं पर किंग जैसे टामा को देखते हैं वो कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइज अभी तक ये एनीमे चल रहा है तो इसका बाकी एपिसोड जब भी आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सानवारा।